अरे ओ छोटे नवाब, मुझे अपनी घरवाली बना लो। माना कि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। अगर तुमने किसी और औरत को चुना और वो बच्चा नहीं दे पाई तो याद रखना, तुम्हें पक्का मौत के उस कैंप में मरने के लिए भेज दिया जाएगा। तुम अच्छे से सोच लो। मैं ये क्या है? मैं किसी और युग में आ गया। कौन सोच सकता था कि पिछले जन्म में एक जांबाज कमांडो होने के बावजूद मैं महान जो साम्राज्य की सीमा पर एक मामूली सा सिपाही बन जाऊंगा। इस शरीर की यादों के मुताबिक हर 6 महीने में महान जो का दरबार एक जज था, सजा पाई हुई महिला कैदियों का सीमा पर भेजता है। अगर 1 साल के अंदर वो बच्चा पैदा करके साम्राज्य की आबादी नहीं बढ़ा पाते तो उन दोनों को ही मौत के कैंप में धकेल दिया जाएगा। अबेजी बॉर्डर, तू मरने का नाटक क्यों कर रहा है? सेनापति जी पत्नियां बांट रहे हैं। अगर अभी नहीं चुना तो तुझे एक सुअरी भी नसीब नहीं होगी। हा, अब जो लड़कियां बची हैं या तो वो बूढ़ी हैं या फिर अपाहिज, और बाकी इतनी कमजोर हैं कि देखकर ही लगता है कि उनसे कोई काम नहीं होने वाला। आखिर मुझे किसे चुनना चाहिए? अरे यहाँ तो अभी भी एक छुपी हुई अप्सरा बची है। मुझे वो चाहिए। क्या जी बोडा पागल हो गया है? इतनी कमजोर लड़की को चुन रहा है। क्या वो उसे घर ले जाकर देवी की तरह पूजने वाला है? उसे शायद लग रहा है कि वो किसी कोठे में अपने लिए लड़कियां छांट रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? पापी लड़की, सू छिंग्यान। सू? पूरे महान जो साम्राज्य में इस सरनेम वाले 3 से ज्यादा राजघराने नहीं हैं। कहीं ये बहुत प्यारा नाम है। मैंने तुम्हें ही चुना। मेरे साथ चलो। इस लड़के ने मुझे कैसे चुन लिया? कहीं उस अधेड़ उम्र की औरत ने इसे इतना परेशान तो नहीं कर दिया कि हड़बड़ी में इसने मुझे चुन लिया? ए लड़के, तुम अच्छे से सोच लो। एक बार चुन लिया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने मोहर चेक कर ली है। ऐसी हसीन औरत अगर मेरी असली दुनिया में होती तो मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी मुझे घास नहीं डालती। मैं भला क्यों पछताऊंगा? हूँ। हा, एक बेवकूफ ने एक बोझ से शादी कर ली। सच में क्या कमाल की जोड़ी है। हा। तुम और कितनी देर मुझे ऐसे गोद में उठाए रखोगे? पूरी जिंदगी भर। तो ये रहा हमारा कुछ दिनों का आशियाना। क्या अब तुम मुझे नीचे उतारोगे? तुम थोड़ी देर बैठो, मैं जरा यहाँ साफ सफाई कर लूं। मेरा नाम सू छिंग्यान है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे चुनना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। पर क्यों? मेरे पिता दक्षिणी सीमा के सेनापति सू डिंगफोंग हैं, जिन्हें दरबार ने मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं खाना लेकर आता हूँ, तुम घर पर ही मेरा इंतजार करना। नियम के मुताबिक हर सैनिक को 2 रोटियां और 1 कटोरी दलिया मिलता है, और छिंग्यान जैसी कैदियों को सिर्फ 1 रोटी और आधी कटोरी दलिया। लगता है सबसे पहले मुझे खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। जल्दी पकड़ो उसे। नहीं, मेरे पास मत आना, छोड़ो मुझे। हा, ए छोकरी, हमारे हवलदार ने तुझे अपना बिस्तर गर्म करने के लिए बुलाया है। ये तो तुझ पर उनकी मेहरबानी है। ज्यादा नखरे मत दिखा। हे, अब यहाँ आ ही गई हो तो चुपचाप अपनी किस्मत कबूल कर लो। क्या अभी भी खुद को किसी बड़े रईस खानदान की शहजादी समझ रही हो? इसे ले चलो। रुक जाओ, हम्फ, क्या है? तू डरपोक कहीं का हीरो बनकर इस लड़की को बचाना चाहता है? तुम ठीक तो हो ना? तुम पहले अंदर जाओ, जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आना। लगता है तेरे पर निकल आए हैं। मेरी तरफ आंखें दिखाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप अपनी बीवी को हवलदार का बिस्तर गर्म करने के लिए भेज दे, वरना आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। और अगर मैं मना कर दूं तो? पिछले कुछ सालों में इस शरीर के असली मालिक ने इनकी बहुत मार खाई है, लेकिन अब बात कुछ और है। पिछले जन्म में मैं एक खतरनाक कमांडो था। अब भले ही ये शरीर कमजोर और दुबला पतला है, लेकिन जान लेने के तरीके मेरी रग रग में बसे हैं। तेरी इतनी हिम्मत। हिया
आ ही आ जी एगो, मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा। हम यकीन मान, मैं इसी वक्त तेरी गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा। जी बोड, तू कोई पागलपन मत करना, वरना हवलदार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम तू उसे मेरे पास भेज सकता है, दफा हो जा यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना कि अंदर ही रहना, बाहर मत आना। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो खाना खा लो। ये तुम्हारे हिस्से का खाना है, इसे रख लो, मुझे आज भूख नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा, तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा? जी एगो, बाहर निकल कमीने, तुम चिंता मत करो। पहले तो ये जी बोर्ड मुझे देखकर ऐसे डरता था जैसे बिल्ली को देखकर चूहा डरता है, तो आज इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो सीना तानकर मेरे सामने खड़ा है? आज तो ये बिल्कुल कोई और ही इंसान लग रहा है। जी एगो, तेरी इतनी जुर्रत, मेरे सामने घुटनों पर बैठ जा। मैं एक स्वाभिमानी मर्द हूँ, सिर्फ भगवान और अपने माँ बाप के सामने सिर झुकाता हूँ। तेरी औकात ही क्या है जो मैं तेरे सामने घुटने टेक दूं? ओहो, लगता है तेरे पर निकल आए हैं। हवलदार लियो, इतने सालों में तूने 13 बार मेरी बहादुरी का श्रेय छीना है, 27 बार मेरी बेइज्जती की है और 9 बार मुझे पीटा है। क्या अब इस पुराने हिसाब को चुकता करने का वक्त नहीं आ गया? तू कैसे हिसाब करना चाहता है? आज के बाद से मेरी बहादुरी के इनाम सिर्फ मुझे ही मिलेंगे। हम हा, तुझे अंदाजा भी है, मैं सिर्फ एक हुक्म दूंगा और तेरा नामो निशान तक मिट जाएगा। तो क्या हवलदार लियो इस बात पर यकीन करेंगे कि मैं एक पल में तुम्हें मौत के 3 अलग अलग दर्दनाक तरीके दिखा सकता हूँ? जी एगो, तेरी इतनी हिम्मत, हवलदार साहब की बेइज्जती करता है। तुम लोगों को इसे अपना माई बाप मानकर इसके जुल्म सहने हैं तो सहो, ये तुम्हारा मामला है। हम आज के बाद से मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करने वाला। हम मुझे पूरा शक है कि जी बोर्ड गद्दार है और दुश्मनों से मिला हुआ है, और घर के अंदर बैठी वो औरत दुश्मनों की जासूस है। इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। अगर इसने विरोध करने की जुर्रत की तो इसे यहीं जान से मार दो। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? हुजी, दुश्मनों का सामना करते वक्त तो तुम सबकी टांगे कांपने लगती हैं, और यहाँ बड़ा रोब झाड़ रहे हो। कप्तान साहब, मुझे शक है कि जी बोर्ड हुजी गद्दारों से मिला हुआ है। हम बस उसे पकड़ने ही वाले थे ताकि उसे आपकी सजा के लिए पेश कर सके। कोई सबूत है? मुझे बस शक है। कमरे में जो औरत है वो हुजी दुश्मनों की जासूस है। वो खास तौर पर जी बोर्ड से मिलने आई है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अगर किसी ने भी देश से गद्दारी की तो मैं खुद अपने हाथों से उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी जांच में वो जासूस नहीं निकले और ये साबित हुआ कि तुम अपने ही साथी को फंसा रहे हो, तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। मंजूर है कप्तान साहब? मुझे तो बस शक था। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। कप्तान साहब, अरे घबराओ मत, मैं तो बस तुम दोनों के लिए एक रजाई लेकर आया था। श्याओली, मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गया हूँ, क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिलोगी भी नहीं? एक बागी मंत्री की बेटी कप्तान साहब को प्रणाम करती है। यहाँ कोई गैर नहीं है, ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है। जनरल सू ने ही मुझे आगे बढ़ाया था, उन्हें किसी ने फंसा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। चेन भैया, खुद को दोष मत दीजिए, ऐसे वक्त में भी आप मुझसे मिलने आए। श्याओली इसी के लिए आपकी बहुत आभारी है। चेन भैया, अंदर चलकर बैठिए ना। पिछले 6 महीनों से मैं जनरल सू के मामले की छानबीन कर रहा हूँ, लेकिन मैं उत्तरी सीमा पर तैनात हूँ, इसलिए यहाँ से निकल नहीं पाता। मुझे बस कुछ छोटे मोटे सुराग ही मिले हैं। अब तुम यहाँ लांगफेक दर्रे में आ ही गई हो तो आराम से यहीं रहो, लेकिन अपनी पहचान छुपा कर रखना ताकि तुम्हारे लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चेन भैया। अरे, हम भाई बहन हैं, इसमें शुक्रिया कैसा? और लड़के, तेरी तो किस्मत ही खुल गई है जो तुझे मेरी इतनी खूबसूरत बहन बीवी के रूप में मिल गई।
माना कि श्याओली का परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अगर तूने उसे तंग करने की जुर्रत भी की ना, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कप्तान साहब, आप बेफिक्र रहिए। पत्नी तो प्यार करने के लिए होती है, मैं भला उसे कैसे तंग कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। आगे से अगर लियू वू ने तुम्हारी बहादुरी का श्रेय खुद लेने की कोशिश की तो सीधा मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कप्तान साहब। हाँ हाँ, अब मैं तुम दोनों पति पत्नी को और परेशान नहीं करूंगा। काफी रात हो चुकी है, बाकी काम कल कर लीजिएगा। तुम पहले सो जाओ, मैं कुछ बना रहा हूँ। अभी लियू वू और उसके साथियों से मेरी अच्छी खासी दुश्मनी हो चुकी है। हालांकि आज चेन झेंजियांग ने मुझे बचा लिया, लेकिन आखिर में हूँ तो मैं लियू वू के अधीन ही। उसके लिए मेरे खिलाफ चाल चलना बहुत आसान है। क्या पता किसी मिशन के दौरान उसकी एक चाल से मेरी जान ही चली जाए, और अगर बाद में कप्तान चेन ने उससे सवाल किया तो वो साफ कह देगा कि मैं दुश्मन से लड़ते हुए मारा गया। और वैसे भी आज कप्तान चेन ने मेरी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो सू चिंग्यान के पिता का एहसान मानते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरा सच्चा सहारा बने तो मुझे अपनी काबिलियत और अहमियत साबित करनी ही होगी। जी लांग, आप ये क्या कर रहे हैं? जी लांग, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं अपने पूर्वजों का लाख लाख शुक्र मना रहा हूँ। मुझे तो सच में कोई अनमोल खजाना मिल गया है। हाँ हाँ हाँ, जी लांग को मुझसे कोई शिकायत नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, जल्दी से बैठ जाओ। कल रात दवा लगाई थी, अब काफी बेहतर है। चीलांग, तुम ये क्या बना रहे हो? मैं एक धनुष बना रहा हूँ। धनुष? मैंने पहले पिताजी की सेना में भी कई धनुष देखे हैं, लेकिन ऐसा डिजाइन मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरा ये धनुष बाकी धनुषों से बिल्कुल अलग है। बस इसके पूरे होने का इंतजार करो, तुम खुद ही देख लेना। हे। जी अर्गो, छावनी में इकट्ठा हो जाओ। क्या कोई नया काम आ गया है? शायद अब सीमा पर गश्त लगाने की हमारी बारी है। तुम अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, मुझे सब पता है। घर पर मेरा इंतजार करना, मैं अंधेरा होने से पहले ही लौट आऊंगा। अगर सब तैयार हैं, तो चलो निकलते हैं। क्या हुआ? आखिरकार तुमसे खुद को रोका नहीं गया, मुझ पर वार करने ही वाले हो? जी अर्गो, आज तेरी मौत का दिन है। एहसान फरामोश कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? याद रखना, अगले जन्म में थोड़ी अक्ल लेकर पैदा होना। कमांडर लियू, क्या तूने कभी यह कहावत सुनी है कि विलन हमेशा ज्यादा बोलने की वजह से ही मारे जाते हैं? जी बोडा भाई, मैंने पहले जो भी तुम्हारे साथ बुरा किया वो सब मैंने लियू वू के दबाव में आकर किया था। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। आगे से तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। ठीक है, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। जाकर उसे मार दे। वांग आजू, तू ये क्या कर रहा है? दुश्मन का हमला। अभी आए उन दो तीरों के रास्ते और कोण को देखकर लगता है कि कम से कम दो दुश्मन यहाँ छिपे हैं, और वे दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं। मेरे पिछले जन्म की तुलना में ये शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। हालांकि मैं हमेशा सीमा पर लड़ता भड़ता रहा हूँ, लेकिन सही खान पान की बहुत भारी कमी है। जल्दी करो, जल्दी चलो। जी बोर्ड, ये सब क्या हो रहा है?
हमारा सामना हुजे कबीले के जासूसों से हुआ था। क्या इन तीनों दुश्मनों को तुमने ही मारा है? मैंने तो बस एक को मारा है, बाकी दो को कमांडर और झो हाउ ने मारा है। तो फिर वो लोग कहाँ हैं? वो सब मारे गए। पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दो और सीमा पर गश्त लगाने के लिए सैनिकों की गिनती बढ़ा दो। जी जनाब। इस लड़के का शरीर हालांकि खून से लथपथ है, लेकिन इसे केवल कुछ ही हल्की बाहरी चोटें आई हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। बस इसकी सारी ताकत खत्म हो गई है। थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। कैप्टन साहब को रिपोर्ट। लियू वू और बाकी दोनों की लाशें वापस ले आए हैं। हम आपका ये सेवक कैप्टन साहब को सलाम करता है। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं, तो अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मान गए छोरे, तुमने न सिर्फ लियू वू और उसके आदमियों को मौत के घाट उतारा, बल्कि अकेले ही अपने दम पर हुजुए कबीले के 3 जासूसों को भी मार गिराया। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें सजा दूं या फिर तुम्हें इनाम दूं? कैप्टन साहब को इस बारे में कैसे पता चला? हा, कल तुमने लियू वू से पंगा लिया था, और जैसा कि उसका बदला लेने वाला स्वभाव है, वो पक्का आज गश्त के दौरान तुम पर हमला करने वाला था। इसलिए मैंने चुपके से एक आदमी को तुम्हारे पीछे लगा दिया था। लो, ये प्याला पियो और अपने शरीर को थोड़ी गर्माहट दो। हाँ, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो भी किया बस श्याओली की खातिर किया। बस यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने छुपे रुस्तम निकलोगे। एक ही झटके में 3 जुए जासूसों को मार गिराया और खुद को एक खरोंच तक नहीं आने दी। क्या तुम्हें नहीं पता? अपने ही साथियों को मारना सेना में बहुत बड़ा अपराध है। महान जोओ के सैन्य कानूनों के अनुसार मैं तुम्हें यहीं के यहीं मौत की सजा दे सकता हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वे मुझे मार डालते। अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और फिर अगर सेनापति जी सच में मुझे सजा देना चाहते तो मेरे शिविर में लौटते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया होता। सोचा नहीं था कि जी बोडा इतनी छोटी सी उम्र में इतना तेज दिमाग रखता है। इस बार अगर मैंने अपने आदमी उसके पीछे नहीं भेजे होते तो शायद वो सच में मुझे बेवकूफ बनाकर बच निकलता। तुम कोई मामूली लड़के नहीं हो जी बोडा, मेरी बात कान खोल कर सुनो। लियू वू समेत वे 3 हुजिए लोगों के हाथों मारे गए हैं। मैं उनकी वीरता की रिपोर्ट आगे भेज दूंगा और मुआवजे की चांदी उनके परिवारों तक पहुंचा दूंगा। लियू वू भले ही एक नाकारा इंसान था, लेकिन उसका जीजा सेना का एक बड़ा अफसर है। अगर उसे पता चला कि लियू वू युद्ध में मारा गया है तो वो पक्का जांच के लिए किसी को भेजेगा। तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अगर तुम्हारे मुंह से गलती से भी कुछ निकल गया तो हम दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। हुजूर आप बेफिक्र रहें, मैं सब संभाल लूंगा। श्याओली महान सेनापति के परिवार की आखिरी वारिस है। तुम्हें उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। हम थोड़ी देर में जाकर अपना इनाम ले लेना और घर का कुछ जरूरी सामान खरीद लेना। जश्न की रकम आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जी लांग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तुम दोनों के बीच तो सच में बहुत गहरा प्यार है। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको ठेस पहुँचाने का नहीं था। यहाँ कोई गैर नहीं है, इतने औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अपनी पत्नी को ले जाओ और जाकर इनाम की चांदी ले लो। हम अब तुम दोनों का अपना एक छोटा सा घर है, तो जाहिर सी बात है खाना भी घर पर ही बनेगा। अब तुम्हें उस भीड़ भाड़ वाले लंगर में जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अरे नौजवान, तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाल भी कितने लंबे और सीधे हैं। ये सींग से बनी कंघी इस पर बहुत जचेगी। जी लांग, आगे चलकर हमें और भी कई चीजों पर पैसे खर्च करने हैं। हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। अरे पैसे तो कमाए ही इसलिए जाते हैं ताकि मेरी प्यारी पत्नी उन्हें खर्च कर सके। आगे मैं युद्ध में और भी शौर्य दिखाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। जी लांग, ये खाना खाने का कैसा तरीका है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसे हॉटपॉट कहते हैं। मैंने एक पुरानी किताब में खाना पकाने के इस तरीके के बारे में पढ़ा था। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो आगे से मैं तुम्हारे लिए अक्सर यही बनाया करूंगा। जी लांग, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। स्वामी, इस धनुष में आखिर कितनी ताकत है?
इस दुनिया में इतना खतरनाक धनुष कैसे हो सकता है? तुम्हें पता होना चाहिए, यह 1 फुट से भी ज्यादा मोटी दीवार कोई आम मिट्टी की नहीं बनी है, बल्कि यह लोहे के कवच जितनी ही मजबूत मिट्टी है। आम तीर तो इसे छू भी नहीं सकते। यहाँ तक कि 40 पाउंड का धनुष भी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 इंच ही अंदर जा सकता है। लेकिन अब यह पूरा तीर सीधे आधा अंदर तक धंस गया है और इस दीवार के लगभग आर पार हो चुका है। ये सच में हैरान कर देने वाला है। तो और क्या, तुमने देखा नहीं कि यह धनुष बनाया किसने है? सुना है तुमने कल एक दुश्मन को मार गिराया। बस किस्मत अच्छी थी मेरी। युद्ध के मैदान में किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि तुम तीरों को बेहतर बनाने में मेरी मदद करो। हुजिए कबीले का लोहे का तीर हूँ। तुमने उनके एक जासूस को मारा है, इस खातिर मैं इसे बदलने में तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, इसमें क्या बदलाव चाहते हो? तीर के सिरे की तीनों धारें एकदम बराबर होनी चाहिए। धार बिल्कुल सीधी हो, बिना किसी मोड़ के, वरना चलाते वक्त इसका निशाना भटक जाएगा। और हाँ, इसमें 3 उल्टे कांटे भी बनाने होंगे, ताकि तीर लगने के बाद जब इसे निकाला जाए तो और भी गहरा घाव हो। तीर का ऐसा पिछला हिस्सा तुमने कहाँ देखा? मैंने खुद ही दिमाग लगाया है। अंधेरा होने से पहले आकर ले जाना। उस दिन दवा लगाने और साफ सफाई के बाद अब घाव काफी भर चुका है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक होने में अभी कुछ और दिन लगेंगे। लगता है बूढ़े सोम के पास जाकर घाव वाली कुछ दवा लानी होगी। घाव काफी भर गया है, बस कुछ दिन और आराम करोगी तो चलने फिरने लगोगी। बाहरी चोटों को ठीक करने वाली दवा की बात करें तो मेरे पिछले जन्म की यूनान बाइयाओं से बेहतर भला क्या हो सकता है? बूढ़े बाबा, मुझे ये सब जड़ी बूटियां चाहिए घाव के इलाज के लिए। जी लांग, तुम अब ये क्या कर रहे हो? मैं घाव भरने वाली एक खास दवा बना रहा हूँ। इसके होते हुए तुम्हारी चोट बस कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। सच में, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे जी लांग को वैद्य का काम भी आता है। कैसा लग रहा है? इस दवा के पाउडर से इतनी अच्छी महक क्यों आ रही है? घाव पर काफी ठंडक महसूस हो रही है। बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। कैसा लगा? मास्टर यांग की कारीगरी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। इस लोहे के तीर को चलाने के लिए कम से कम 30 की ताकत वाले धनुष की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारे इस दुबले पतले शरीर से 30 की ताकत वाला धनुष खींच पाएगा? मैंने खुद के लिए एक खास धनुष बनाया है, जो इस लोहे के तीर को आसानी से 200-300 कदम दूर तक दाग सकता है। बस कर, इतनी भी लंबी मत फेंक कि सुनकर गाय भैंसे भी तुझसे दूर भागने लगे। इसके लिए कितने पैसे दूं? पैसों की बात छोड़ो, बस उन जंगली दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा मार गिराना। हा। जी बोर्डर, क्या हुआ? रात काफी हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। दुश्मनों ने हमला कर दिया है। तुम घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। तुम भी अपना ख्याल रखना, फिक्र मत करो। चेन जेनहिंग, अपने बाप को देखकर भी तूने अभी तक शहर का दरवाजा खोलकर घुटने क्यों नहीं टेके? बादुलिए, हमारा इतनी बार आमना सामना हो चुका है। क्या तू अब भी नहीं जानता कि हमारे महान झो साम्राज्य के सैनिक लड़ते हुए जान दे सकते हैं, लेकिन कभी घुटने नहीं टेकते? हा। अगर ये पहले वाला झो साम्राज्य होता तो शायद मैं थोड़ा खौफ खाता, लेकिन आज का झो साम्राज्य तो अंदर तक खोखला हो चुका है। तू खुद अपने दिल पर हाथ रख कर बता, राजधानी के सिंहासन पर बैठा वो सम्राट और उसके सारे ऐशो आराम में डूबे मंत्री, उन्होंने कब तुम्हारी जान की परवाह की है? बादुलिए, क्या तुझे लगता है कि तेरी ये घटिया चालें मुझ पर काम करेगी? मारो। चिन झेनजियांग, तूने देखा? तेरा ये बाप जब चाहे तेरी कुत्ते जैसी जान ले सकता है। हा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तीर चलाओ।
आह, ये तीर किसने चलाया? ये कम से कम 250 कदम दूर से आया होगा। बहुत बढ़िया। हमला। महाराज, जिस शख्स ने पहले चेन जेनहिंग पर तीर चलाया था और बेयाओ झाग और बूढ़े माँ को मारा था, वो पक्का यही आदमी है। जल्दी जाओ और पता लगाओ कि कहीं हु जिए की सेना में और भी छुपकर हमला करने वाले तो नहीं हैं। कमांडर साहब, अभी अभी पता चला है, ये तीर पहली टुकड़ी के हवलदार काओ शियाओहू ने चलाया है। सेनानायक जी, इस सेवक ने पता लगाया है कि इसे 5वीं टुकड़ी के जी बोडा ने चलाया था। हम बकवास। ये जी बोडा कौन है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो दूसरे के श्रेय को अपना बताए। उन दोनों को तुरंत मेरे सामने पेश करो। अभी अभी वे 3 तीर तुम दोनों में से किसने चलाए थे? सेनानायक जी, वे तीर आपके सेवक ने चलाए थे। जी बोडा, कुछ भी बकने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। दूसरे का श्रेय चुराने पर तुम्हें फौजी डंडों की मार खानी पड़ सकती है। हालांकि इस शरीर का पुराना मालिक काओ शियाओहू को ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने लोगों से सुना जरूर था कि वो पहली टुकड़ी के सूबेदार काओ शॉई का बेटा है और खुद एक हवलदार है। काओ शॉई और उसका बेटा जबरन ये श्रेय लूटना चाहते हैं। सेनानायक जी, वे 3 तीर इस सेवक ने ही चलाए थे। जी बोडा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सेनानायक जी के सामने तुम किसी और के किए का श्रेय ले रहे हो? लिंग एरगो, तुम तो सच में कुछ भी फेंक सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर 30 की कमान खींचने का दम भी है? जी बोडा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच सच बताओ, क्या वे 3 तीर तुमने चलाए थे? जी हाँ, वे तीर मैंने ही चलाए थे। अगर मेरी एक भी बात झूठ निकली तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। मजाक चल रहा है क्या? तुम कह रहे हो कि तुमने तीर चलाए? तो फिर मुझे बताओ, तुमने कौन सा धनुष इस्तेमाल किया था? हाँ, बताओ, तुमने कौन सी कमान खींची थी और कौन से तीर चलाए थे? मैंने 40 की सींग वाली कमान खींची थी और मेरे तीर लकड़ी और पंखों से बने थे, जिनकी नोक पत्ती जैसी थी। हुजूर, मैंने अपने हाथ से बने इस कवच तोड़ने वाले धनुष का इस्तेमाल किया था और जो तीर मैंने चलाए वे खास तिकोने तीर थे। इस पूरे वुल्फ पीक पास में सिर्फ मैं ही इनका इस्तेमाल करता हूँ। तो तुम कह रहे हो कि यह धनुष तुमने खुद बनाया है? बिल्कुल सही। ये धनुष बस दिखने में ही अतरंगी लग रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई खरोंच भी आएगी। क्या तुम्हें लगता है कि सेनानायक जी को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? हाँ हाँ, सेनानायक जी, गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन इस धनुष से लोहे के तीर तो छोड़िए, एक मामूली तीर भी 100 कदम दूर तक नहीं जा सकता। और ये तीर लोहार यांग के हाथों से बने हैं। परसों जब मैं सीमा पर गश्त कर रहा था तो मैंने इन्हें हू जी के जासूसों से छीना था और फिर मैंने लोहार यांग से कहकर इन्हें अपने हिसाब से बदलवाया था। जाकर लोहार यांग को यहाँ बुला लाओ। जी हुजूर। तुम लोग शहर के बाहर जाकर ऐसे लोहे के तीरों को ढूंढ कर लाओ। जो आ गया। सेनानायक जी, मुझे लगता है कि मामला बिल्कुल साफ है। ये जी बोडा बस काओ शियाओहू का श्रेय लूटना चाहता है। इसमें और जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई है? जाओ, पहली टुकड़ी से 2 चश्मदीद गवाहों को यहाँ लेकर आओ। जो आ गया। सेनानायक जी, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। क्या आपको मेरे चरित्र पर भरोसा नहीं है? सूबेदार काओ, मुझे आपकी नीयत पर पूरा भरोसा है, लेकिन ठीक इसी वजह से मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूँ, ताकि कोई आप बाप बेटे पर उंगली न उठा सके, समझे? यह क्या तुम लोगों ने पहले देखा था कि काओ शियाओहू ने दुश्मन के सेनापति को मारा और उनका झंडा गिराया हो? सेनानायक जी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या तुम सबके मुंह में दही जम गया है? जल्दी से सच सच रिपोर्ट दो।
सेनापति जी, मैंने सच में देखा था। हवलदार चाओ शियाओहू ने दुश्मन के सेनापति बादुलिये को अपने तीर से मार गिराया। मैंने भी देखा था, वो तीर सीधा बादुलिये के सीने में जाकर लगा। हुजूर, मैंने हवलदार चाओ शियाओहू को कुछ तीर चलाते हुए तो देखा था, लेकिन निशाना लगा या नहीं ये मैं ठीक से नहीं देख पाया। सेनापति जी, वो मिल गया। सेनापति जी, उस्ताद यांग आ गए हैं। इस नाचीज का आपको प्रणाम हुजूर। आज दिन में जीबोदा इसे मेरी दुकान पर लेकर आया था और उसने मुझे अपने हिसाब से इन लोहे के तीरों को बदलने के लिए कहा था। हुजूर, चाओ शियाओहू की बहादुरी का ये दावा बिल्कुल झूठा है। वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। जरा इसके इस सड़े हुए धनुष को तो देखिए, भला इससे कोई 250 कदम दूर तक तीर कैसे चला सकता है। ये मत सोचना कि तुम लुहार यांग के साथ मिलकर मेरा श्रेय चुरा लोगे। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम्हारा ही श्रेय है? अधिकारी चाओ, आपको क्या लगता है इस मामले को कैसे सुलझाना चाहिए? क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, मुझे लगता है कि क्यों ना सबके सामने इनकी तीरंदाजी का मुकाबला करवा लिया जाए। इससे सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। जीबोदा, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, आज सभी लोग बहुत थके हुए हैं। कल मैदान में मुकाबला होगा और सच झूठ का फैसला हो जाएगा। तुम अच्छी तरह से सोच लो, अभी भी सच कबूल करने का वक्त है तुम्हारे पास। उससे निपटने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ हुजूर। क्या इस तीर में कोई खराबी है? आधा घंटा पहले किसी ने ऐसे ही तीर से हुजे के सेनापति बादुलिये को मारा था। क्या? बाप रे बाप, तू कोई इंसान है या कोई अजूबा? लड़के, क्या तुमने उस वक्त इसी धनुष का इस्तेमाल किया था? हाँ, किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये तो बस एक मामूली लकड़ी का धनुष है और इसकी डोरी भी कितनी ढीली है। ये ज्यादा से ज्यादा 100 कदम तक ही तीर फेंक सकता है। कल तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। चलो जरा मेरे साथ घूम कर आओ। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी तीरंदाजी इतनी शानदार होगी। पहले तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। सेनापति जी, क्या आपको यकीन है कि बादुलिये को मैंने ही मारा था? क्या मैं तुम्हें शक से बेवकूफ लगता हूँ? तुम्हें क्या लगता है हुजे लोग इसी वक्त लंगफेक दर्रे पर हमला क्यों करेंगे? याद रखना, सबसे मजबूत किले अक्सर अंदर से ही टूटते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो गद्दार कौन हो सकता है? बस चारा डाल दो। अगर पानी में मछली है तो वो कांटे में जरूर फंसेगी। क्या खबर है, क्या हुजे लोग पीछे हट गए? लेकिन वो पक्का फिर से लौट कर आएंगे। मुझे डर है कि इस बार हमारा नया साल शांति से नहीं गुजरेगा। लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी झूठा श्रेय लेना तो बहुत बड़ा जुर्म है। क्या उन लोगों में सैन्य कानूनों को तोड़ने की हिम्मत है? तुम गुस्सा मत हो प्रिय, मेरी बहादुरी का श्रेय मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हुजी भैया, आप तो सच में बहुत कमाल के हैं। हाँ, बिल्कुल, हुजी भैया का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। हाँ, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जो तेरा हक है उसे छीन कर वापस ला। हमारी वो इकाई की नाक मत कटवाना। उसे सच में लगता है कि बूढ़े माँ के जाने के बाद हम वो इकाई वाले कोई कच्ची मिट्टी बन गए हैं जिसे कोई भी आसानी से रौंद दे। फिक्र मत करो, ये बहादुरी का इनाम वो हमसे नहीं छीन सकता। हाँ, देखकर तो नहीं लगता था, लेकिन छोकरे तुझ में तो काफी हिम्मत है। जैसे ही इनाम के पैसे मिलेंगे मैं तुम सबको शराब पिलाऊंगा। हाँ, जी बोर्ड, हमारे कमांडर तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जिया इकाई का सिपाही नहीं हूँ। अगर कमांडर चाओ को कोई काम है तो उनसे कहो कि वो खुद यहाँ आए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हुक्म टालने की जुर्रत कर रहे हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें हमारी चेंग इकाई के सिपाहियों को हुक्म देने का क्या हक है? जी बोर्ड, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं?
हम सब यहाँ अपने ही लोग हैं। कमांडर चाओ, आपको जो भी कहना है यही कह दीजिए। तुम अभी नौजवान हो और तुम्हारी काबिलियत भी काफी अच्छी है। क्यों न तुम मेरी जीआई इकाई में आ जाओ, मैं तुम्हें एक अफसर का पद दूंगा। कमांडर चाओ, आपके इस प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, लेकिन बिना मेहनत के मैं कोई इनाम नहीं लेता। मुझे लगता है कि अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजें रखने में ज्यादा सुकून मिलता है। तो फिर ऐसा करते हैं, इस बार सैन्य मुख्यालय से मिलने वाले इनाम के सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे लिए टुकड़ी के नेता का पद भी सुरक्षित रखूंगा। बोलो कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि यहाँ कुछ सुधारने की जरूरत है। वो पैसे पहले से ही मेरे हैं, मुझे वो तुम्हारे हाथों से लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर सोच लो, ऐसा सुनहरा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तुम अभी जवान हो, तुम्हें अभी बहुत आगे तक जाना है। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बचने का रास्ता दिया था, पर तुमने उसे ठुकरा दिया। तुम्हें तो अपनी जान गंवाने की ही पड़ी है। 250 कदम। हर किसी को 3 तीर मिलेंगे। जो सबसे ज्यादा बार निशाना लगाएगा वही जीतेगा। कप्तान साहब, मेरा एक सवाल है, अगर किसी का भी निशाना नहीं लगा तो फिर क्या होगा? तब तो तुम्हें खुद से ही पूछना होगा कि तुमने अंधेरी रात में एक ही तीर से बादुलिये को कैसे मार गिराया, और फिर दुश्मनों के झंडे पर इतना सटीक निशाना कैसे लगाया था। अगर तुम लोग तैयार हो तो शुरू करो। तुम दोनों में से पहले कौन आएगा? चाओ शियाओ हु सच में बहुत खतरनाक है। इस पूरी वादी में शायद वही इकलौता है जो 40 भार वाला धनुष खींच सकता है। अरे, ये तो पूरे 30 कदम पीछे ही गिर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाओ शियाओ ने ही बहादुरी का झूठा नाटक रचा हो? कप्तान साहब, मैं अपना तीसरा तीर चलाने से पीछे हट रहा हूँ। उसके पास अब तीसरी बार धनुष खींचने की ताकत ही नहीं बची है। छोकरे, तेरे बस की बात है भी या नहीं? तू बस देखता जा, बहुत जल्द ही नतीजा सबके सामने होगा। अरे, जरा जी बोर्डर के धनुष को तो देखो, वो इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? मैंने तो आज तक ऐसा धनुष कभी नहीं देखा। जी बोर्डर, क्या तुम तैयार हो? जी कप्तान साहब, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर शुरू करो। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। अगर ये 50 भार वाला धनुष भी होता तब भी इसमें इतनी ताकत नहीं हो सकती थी। मुझे तो लगता है कि सिर्फ कहानियों में सुना जाने वाला लोहे का जादुई धनुष ही इसकी बराबरी कर सकता है। लगता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। असल में चाओ शियाओ हु ही इसका इनाम छीनने की कोशिश कर रहा था। सेनापति जी, क्या अभी और मुकाबला करना है? इधर आओ। तुम्हारे इस धनुष का क्या नाम है? इसे कवच तोड़ कह सकते हो। कवच तोड़? बहुत बढ़िया नाम है। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? नालायक, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ऐसी नीच हरकत की। आज तो मैं तुझे अच्छी तरह मजा चखाऊंगा। बस भी करो कप्तान चाओ। सेनापति जी, इस नालायक ने इतनी बेशर्मी वाला काम किया है, आज तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। सेना के नियम पत्थर की लकीर होते हैं, गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। अभी से चाओ शियाहू को उसकी नायक की पोस्ट से हटाया जाता है। अब से वो बस एक आम सिपाही है। और हाँ, बूढ़ा माँ अब नहीं रहा। तो अब 5वीं टुकड़ी का नया कप्तान कौन बनेगा? तुम लोग ही कोई नाम बताओ। चूंकि तुम में से किसी के पास कोई नाम नहीं है तो मैं ही एक नाम सुझाता हूँ, जरा सोचकर बताना। मुझे लगता है कि जी बोर्डर बिल्कुल सही रहेगा। माना कि वो अभी थोड़ा जवान और नादान है, लेकिन वो बहादुर भी है और समझदार भी। सेनापति जी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। क्यों? इसमें क्या खराबी है? मेरा मानना है कि जी बोर्डर के पास सेना को संभालने का कोई तजुर्बा नहीं है, और जंग लड़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। सिर्फ अकेले की बहादुरी से काम नहीं चलता हुजूर। अपने नीचे काम करने वाले भाइयों की जान की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। 5वीं टुकड़ी उसके हाथों में सौंपना मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा।
माना कि मेरी उम्र कम है, लेकिन मैंने भी जंगी रणनीतियों की कई किताबें चाट रखी हैं। सेना का इस्तेमाल कैसे करना है और जवानों को कैसे संभालना है, इसका मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। मेरा तो मानना है कि 300 से 500 आदमियों को लीड करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घमंडी कहीं का, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है नायक जी, तो फिर मुकाबला करके देख लेते हैं। ठीक है, तो बता कैसे मुकाबला करना चाहता है तू? बहुत आसान है, हम दोनों 500 जवानों की टुकड़ी लेंगे और रेत के नक्शे पर अपनी रणनीति आजमाएंगे, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। ओहो, तो ये सब किताबी बातें हैं। ठीक है, मैं भी तेरे साथ थोड़ा खेल ही लेता हूँ। मेरे 100 घुड़सवार सामने से सीधा हमला करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। अरे वो अभी बच्चा है ना। हा, कितना मजाकिया है। मेरे भाला सैनिकों की टुकड़ी से भिड़कर देखो। मेरी सेना 2 हिस्सों में बटेगी और दोनों किनारों से उन्हें घेर लेगी। तीर चलाओ, ढालों से बचाव करो और पैदल सैनिकों की टुकड़ी तीरों की बौछार करो। 3 राउंड के बाद सीधे धावा बोल दो। लियांग तेशान, अगर तुम अभी भी हार नहीं मानते तो तुम्हारे एक भी सैनिक का नाम और निशान नहीं बचेगा। ये सिर्फ नक्शे पर लड़ी गई जंग है और तुम बस अपनी किस्मत से जीत गए हो। ये मुकाबला नहीं माना जाएगा। ओह लियांग तेशान, क्या तुम असली मर्द हो भी या नहीं? खुद की कही हुई बात से ही मुकर रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि मैं 5वीं टुकड़ी के 100 से भी ज्यादा भाइयों की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। इन किताबी बातों की कोई अहमियत नहीं है। अगर तुझ में हिम्मत है तो चल आमने सामने आ, मैदान में असली हथियारों से मुकाबला करके दिखा। हम दोनों 5 जवानों की टुकड़ी लेंगे और सच में आमने सामने की जंग लड़ेंगे। अगर तू उस जंग में भी जीत गया तो मैं न सिर्फ तुझे कप्तान मानने के लिए राजी हो जाऊंगा, बल्कि आगे से तेरी हर बात भी मानूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोल, क्या शर्त है? मेरे पास खुद के कोई जवान नहीं है, इसलिए मैं 5 आदमियों को चुनकर उन्हें ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, तो तुझे 3 दिन का वक्त दिया जाता है। 3 दिन बाद मैदान जंग में मिलते हैं। 3 दिन की जरूरत नहीं, 3 पहर ही काफी है। क्या 3 पहर? यह जी बॉर्डर, क्या 3 पहर सच में काफी होंगे? हाँ, काफी है। चलो सब लोग यहाँ आओ। जी। क्या ये काम करेगा? बेफिक्र रहो, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। 5 के मुकाबले 5 तो छोड़ो, अगर 5 के मुकाबले 10 भी हो तब भी हमारे जीतने के आसार बहुत ज्यादा हैं। जी बॉर्डर, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। अगर बात नहीं बन रही है तो मैं तुम्हें 2 दिन और दे दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, शुरू करो। क्या ये काम करेगा? घबराओ मत, बस वैसे ही करना जैसे हमने अभ्यास किया है। हम पक्का आसानी से जीत जाएंगे। दोनों गुटों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क है। इस मुकाबले का नतीजा तो पहले से ही तय लग रहा है। असली लड़ाई ख्याली पुलाव पकाने जैसी नहीं होती। जी बॉर्डर की तुलना अगर लियांग तेशान से करें तो उसके पास तजुर्बे की भारी कमी है। उसका जीतना बहुत मुश्किल है। शुरू करो। ढाल, भाले। मैं हार गया और मैं अपनी हार पूरी तरह से मानता हूँ। आज के बाद से तुम जी बॉर्डर ही वो टुकड़ी के सेनापति हो। लियांग भाई, ये आपका बड़प्पन है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं ये ऐलान करता हूँ कि अब से जी बॉर्डर वो टुकड़ी के सेनापति का पद संभालेंगे। मुझे बताओ कि मेरा भाई कैसे मरा? सेनापति जी, उन्हें लंगफेक दर्रे में झोऊ सेना ने तीर मारकर मार डाला था। उस वक्त जो भी हुआ, मुझे एक लफ्ज सच सच बताओ। उस वक्त हम लोग गश्त लगा रहे थे। अचानक एक खुफिया तीर कहीं से आया और वो सीधा बादुलिये को जा लगा। 250 कदम। क्या झोऊ लोगों के तीर भारी बख्तरबंद को भी भेज सकते हैं? सेनापति जी, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। सेनापति बादुलिये को सच में किले की दीवार से झोऊ सेना ने एक ही तीर से मार गिराया था। कितना खतरनाक तीर था और कितना खौफनाक तीरंदाज। तैमूर, तुम हमारे सबसे बेहतरीन 10 तीरंदाजों में से एक हो।
तुम मुझे बताओ, क्या तुम एक तीर से बख्तरबंद को भेद सकते हो? सेनापति जी, 250 कदम तो एक उम्दा धनुष की आखिरी हद होती है। भारी कवच को तोड़ने के लिए अगर लोहे के तीर का इस्तेमाल भी किया जाए तो भी जानलेवा घाव देने के लिए दूरी 150 कदम के अंदर होनी चाहिए। अब से मैं इस सेना की कमान संभालूंगा। अपने भाई की मौत का बदला मैं खुद लूंगा, लेकिन तुम लोगों के हिस्से में जो बेइज्जती आई है उसके दाग तुम्हें खुद धोने होंगे। मुझे बताओ, अब तुम लोगों को क्या करना चाहिए? लांगफेक दर्रे को तबाह कर देंगे, दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। सेनापति जी, मुझे आपको एक बात और बतानी है। क्या इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? कुछ समय पहले इसी ने सेनापति बादुलिये को खत लिखा था। ये हमारी सेना में एक पद के बदले आत्मसमर्पण करना चाहता था। मुझे शक है कि इसमें कोई साजिश है। 1 घंटे पहले उसने फिर से एक खुफिया पैगाम भेजा है। परसों आधी रात को वो किले के दरवाजे खोल देगा ताकि वो अंदर से और हमारी सेना बाहर से मिलकर हमला कर सके। आज नए साल की पूर्व संध्या है, तो आज के लिए मैं साओ मेजबान की भूमिका निभाऊंगा। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ दावत पर बुलाया है। उम्मीद है सेनानायक जी को बुरा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परसों मेरे नालायक बेटे ने सेना के नियमों के खिलाफ जाकर जो भी हरकत की, ये मेरी ही गलती है कि मैंने उसे सही परवरिश नहीं दी और आप सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया। आज आप सबको यहाँ बुलाने के 2 मकसद हैं। पहला, नए साल की दावत, और दूसरा, इस मौके पर मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये शराब मैंने बहुत पैसे खर्च करके लिंगजोओ के जुइक्सियन रेस्तरां से मंगवाई है। इसका नाम है शिलिशियांग। आज सब जी भरकर पिएगे। अये अये, सब लोग बिल्कुल संकोच मत कीजिए। लेकिन कमांडर काओ, अगर जी भरकर पीना ही है तो हर मेज पर शराब का एक मटका शायद थोड़ा कम पड़ जाएगा। हा हा हा, भाई जू, तुम चिंता मत करो, शराब की कोई कमी नहीं है। खत्म होते ही मैं और मंगवा लूंगा। शिलिशियांग जैसी शराब हर किसी को नसीब नहीं होती। हमें कमांडर काओ की इस दावत का पूरा मजा लेना चाहिए। चलो सब मिलकर कमांडर काओ के नाम का प्याला उठाते हैं। अरे नहीं, हमें पहले कमांडर साहब के नाम का प्याला उठाना चाहिए। आप सबको इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। आज जी भरकर खाइए और खुलकर पीजिए। हा हा हा। भाई लिंग, पिछली बार जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। आज मैं अपने नालायक बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। उम्मीद है तुम उस बात को दिल से नहीं लगाओगे। कमांडर काओ, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हालांकि काओ शियाओ ने मेरा श्रेय छीनने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब आपके इशारे पर तो नहीं हुआ था ना। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कमांडर साहब, ये हुजिये की सेना पीछे तो हटी है लेकिन वापस नहीं गई है। वे 30 मील दूर से लगातार हम पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आखिर वे क्या करना चाहते हैं? जाहिर है वे सही मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे लंगफेक पास को तोड़ सके। यह उनका कोरा सपना है। पिछले कई दशकों से उन्होंने लंगफेक पास पर 100 से भी ज्यादा बार हमला किया है। 5 साल पहले तो उन्होंने 10,000 सैनिकों की सेना भेज दी थी, फिर भी हमने उन्हें सीमा के बाहर ही रोक दिया था। लंगफेक पास की रक्षा करना आसान है और उस पर हमला करना बहुत मुश्किल। हुजिये अगर 2000 सैनिक और भी ले आए तब भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई छुपकर उन हुजिये लोगों से मिल जाए तो, और अंदर से ही उनके साथ साठगांठ कर ले तब? कमांडर साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि कोई दुश्मनों से मिला हुआ है? कौन है वो गद्दार? सामने आए, कसम से मैं उसे जिंदा चीर दूंगा। कमांडर काओ, आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ नहीं सोच रहा। बहुत पहले एक चमत्कारी इंसान ने मुझे एक जादुई विद्या सिखाई थी, जिससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि दूसरों के दिल में क्या चल रहा है। हा हा हा, भाई लिंग, तुम पक्का किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ गए होगे। उसकी बातों को सच मत मानो। हा हा हा। सच में? तो चलो आज ही इसका इम्तिहान ले लेते हैं। कमांडर काओ इस वक्त यह सोच रहे हैं कि हुजिये के 1000 खतरनाक सैनिक अब तक लंगफेक पास के बाहर पहुंच चुके होंगे। बस आपको खुद शहर का दरवाजा खोलना है और वे सब अंदर घुस आएंगे। बिना खून बहाए लंगफेक पास पर कब्जा हो जाएगा। जी बोर्ड,
तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? उसे शराब के नशे में बड़बड़ाने दो। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कमांडर साहब, मैं एक इज्जतदार अफसर हूँ, मैं उसे खुद पर इस तरह कीचड़ उछालने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि कमांडर काओ अभी सोच रहे हैं कि बस 15 मिनट में शराब में मिलाई गई बेहोशी की दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और फिर पीछे के अहाते से तुम्हारे अपने सैनिक अंदर घुस आएंगे और हम सबको जान से मार देंगे। जी बॉर्डर, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। बार बार मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता? काओ शॉय, तुम कितने नीच इंसान हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में दुश्मनों से मिल जाओगे। छोड़ो मुझे, लिंग एरगाओ। वो मुझे फंसाने और अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम लोगों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा? कमांडर काओ, क्या मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था? मैंने, यानी काओ शॉय ने, हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैंने दुश्मनों का साथ भला कब दिया है? मुझे तो तुम्हारी ही नीयत में खोट लग रहा है। तुम पर सच में झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है या नहीं? ये बात तो बहुत जल्द सबको पता चल जाएगी। कमांडर साहब, हम पति पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस कमांडर काओ ने ही पहले कहा था कि उनकी लाई हुई शराब ही परोसी जाए और उन्होंने ये भी कहा था कि यह शराब बहुत महंगी है। उसके अपने ही लोग पहरा दे रहे हैं, हमें तो छूने तक नहीं देते। मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उठ जाओ। ये क्या है कैप्टन काओ? कर्नल साहब, क्या आप समझाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? मेरी बात तो सुनिए, बात वैसी नहीं है। हमला करो। सबने अच्छे से खा पी लिया ना? अब मैं तुम्हें ऊपर भेजने वाला हूँ। काओ शोई, तुम ये क्या करना चाहते हो? भाई शियोंग, अब इस वक्त भी क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये साफ साफ हम सबको एक ही जाल में फंसाना चाहता है ताकि ये दरवाजे खोलकर हुजी की सेना का स्वागत कर सके। तुम सच में बहुत होशियार हो। अफसोस, तुम्हें बहुत देर से पता चला तो तुम सच में दुश्मनों से मिल गए हो, उनके कुत्ते बन गए हो। जबान संभाल कर बात करो। कहते हैं ना, सबकी अपनी अपनी मंजिल होती है। हम फौज में क्यों आते हैं? बड़ा आदमी बनने के लिए ना। आखिर सिपाही तो सिपाही होता है। क्या फर्क पड़ता है कि मालिक महान जो का सम्राट है या हुजी का सरदार? वो अमीर खानदान, उनकी एक दिन की दावत मेरी 10 साल की कमाई के बराबर है। ये लोहे का कवच मैंने 20 साल तक पहना है, फिर भी उन रईसजादों की कमर की जड़ाऊ बेल्ट के आगे मेरी कोई औकात नहीं। आखिर क्यों? बस अपनी तरक्की और पैसों के लिए। क्या तुम पैसों के लिए अपने पुरखों को भी भूल गए हो? हा, मुझे ये फालतू का ज्ञान मत दो। हुजी के लोगों ने मुझसे वादा किया है, अगर मैं लांगफैंग दर्रे पर कब्जा करने में उनकी मदद करूं तो वो मुझे 1000 सैनिकों का सेनापति बना देंगे। तुम्हें अभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। हा, गलती? इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं। क्या सही है और क्या गलत, ये भी मैं ही तय करूंगा, क्योंकि तुम सब अब मरने वाले हो। मैं तो कहूंगा कि कोई भी नतीजा निकालने से पहले एक बार पीछे मुड़कर हालात देख लो। तुम्हारा क्या मतलब है? पकड़ लो इसे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी योजना कैसे पकड़ी। मैंने नहीं, जीबोदा ने पकड़ी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने बस अंदाजा लगाया था तो क्या तुम मानोगे? नामुमकिन। मेरी योजना इतनी खुफिया थी, मेरे कुछ खास लोगों को छोड़कर इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तुम इसका अंदाजा कभी नहीं लगा सकते थे, बहुत खुफिया थी। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। सबसे पहले, कुछ दिन पहले ही लांगफैंग दर्रे के बाहर छुपे हुए रास्ते पर हुजी के जासूस देखे गए थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि हुजी के लोग उस पगडंडी के बारे में नहीं जानते थे जब तक कि किसी ने उन्हें ये जानकारी न दी हो, और फिर हुजी की सेना का ठीक इसी वक्त लांगफैंग दर्रे पर हमला करना, ये बात भी बिल्कुल हजम नहीं होती। और उससे पहले वहाँ जासूसों का दिखना, ये साफ इशारा था कि लांगफैंग दर्रे का कोई अपना ही दुश्मनों से मिला हुआ है।
सच कहूं तो पिछले 2 दिनों से मैंने और कर्नल साहब ने आप सभी कप्तानों पर नजर रखने के लिए अपने जासूस लगा रखे थे, और उसी रात किसी ने तुम्हारे आदमियों को सीमा पार करते हुए देख लिया था। नामुमकिन, मेरे आदमी बहुत सावधान थे, कोई उन्हें देख ही नहीं सकता था। तुमने सच में बहुत होशियारी से काम लिया था। बाकी लोगों को धोखा देना मुश्किल नहीं था, लेकिन पहली टुकड़ी से कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं था। कौन था वो? मैं था, नमक हराम कहीं के। मैं तुझे जान से मार दूंगा उस दिन, सिर्फ इसलिए कि तूने काओ श्याओहू के हक में गवाही नहीं दी थी। मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। मैंने नहीं सोचा था कि आज फिर से तू ही मेरा पूरा खेल बिगाड़ देगा। ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। मारना है तो जल्दी मारो। चगताई, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह आदमी भरोसेमंद है? भरोसेमंद होना चाहिए। आखिरकार उसने पहले अपनी चिट्ठी में बताया था कि चेन झेंजियांग ने उसे बहुत परेशान किया है। अगर आधी रात तक कोई इशारा नहीं मिला तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सेनापति जी, जल्दी देखिए, लांगफेक दर्रे से इशारा आ गया है। सब लोग ध्यान से सुनो, सीधे लांगफेक दर्रे की तरफ बढ़ो। हमला कर दो। सारा अनाज, पैसा और औरतें, सब कुछ हमारा होगा। अरे नहीं, खतरा है, जल्दी पीछे हटो। बातुर, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चेन झेंजियांग, तू बहुत नीच है। अरे, जंग में तो धोखा देना जायज है। तुम काओ शाओई के साथ मिलकर जाल बिछाना चाहते थे, तो क्या मैं तुम्हें अपने ही जाल में नहीं फंसा सकता? सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर हमला करो। तीरों की बौछार कम कर दो। लेकिन ऐसा क्यों? जब तक बातुर जिंदा है, किले के बाहर मौजूद सैकड़ों हुजी सैनिक उसे बचाने के लिए शहर का दरवाजा तोड़ने में अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, और हमें बस इस दीवार पर खड़े होकर उन सभी को अपने तीरों से भून डालना है। इसके उलट अगर उन्हें पता चल गया कि उनका सेनापति मारा गया है, तो वो भाग खड़े होंगे। फिर हमारे लिए उन्हें मारना इतना आसान नहीं होगा। वाह, क्या गजब की चाल है। किले के अंदर हमें बस दिखावे का हमला करना है। हमारा असल मकसद तो हुजी सैनिकों को तीरों से मार गिराना है। किले के बाहर की सेना, पहला दस्ता किले में। कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें पीछे हट जाना चाहिए। हम सेनापति बातुर को नहीं बचा पाएंगे, वरना हम सब यहाँ मारे जाएंगे। वाह, क्या शानदार निशाना है। कप्तान साहिब, कल रात की लड़ाई में हमारे 10 से भी कम लोग मारे गए हैं और 20 से ज्यादा घायल हैं। पहले जहां हम एक दुश्मन के बदले अपने 5 सैनिक खो देते थे, उसके मुकाबले ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे लगता है कि जब ये खबर मोबेई छावनी में पहुंचेगी तो उन्हें लगेगा कि हम अपनी तारीफ बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। इस बार हुजी सैनिकों ने लांगफेक दर्रे में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। वो लोग ऐसे ही चुप नहीं बैठेंगे, और वैसे भी उनकी नजर बहुत पहले से ही लांगफेक दर्रे पर गड़ी हुई है। मुझे पक्का यकीन है कि अगली जंग में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जितने भी आएंगे हम उन सबको काट डालेंगे। मुझे तो बस इस बात का डर है कि वो साले आएंगे ही नहीं। इस लड़ाई के बाद अगर हुजी सेना ने फिर से हमला किया तो वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और हो सकता है कि हमारी ये एक टुकड़ी उन्हें रोक न पाए। एगोजी, क्या तुम्हारे पास वो जख्म भरने वाली दवा और बची है जो तुमने कल रात मुझे दी थी? वो मेरे खानदान की खास दवा है। मैं उसे बनाने का तरीका किसी को नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए थोड़ी और बना सकता हूँ। ठीक है, तुम बस मेरे लिए कुछ जड़ी बूटियों का इंतजाम कर दो। उन्हें बाद में मेरे घर भिजवा देना। मैं पहले जाकर एक अच्छी नींद पूरी कर लूं। मैं खुद कर लूंगा। पतिदेव, क्या आप मुझसे नाराज हैं? प्रिय, तुम गलत समझ रही हो। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि पतिदेव शर्माते भी हैं। कल रात की लड़ाई के बारे में मैंने सब सुन लिया है। मुझे नहीं पता था कि पतिदेव न सिर्फ इतने फुर्तीले हैं,
बल्कि एक बहुत ही समझदार रणनीतिकार भी हैं। चेन भैया भी तुम्हारी खूब तारीफ कर रहे थे। जब हमें इनाम के पैसे मिल जाएंगे तो हम बड़ी धूमधाम से अपनी शादी की दावत रखेंगे और लांगफेंग दर्रे के सभी लोगों को न्योता देंगे। पतिदेव, अब आप ये क्या कर रही हैं? अरे, मैं शराब बना रहा हूँ। शराब बनाना? अरे, ये तो बस चावल वाली शराब है ना। मैं जो शराब बनाऊंगा वो इससे कहीं ज्यादा लाजवाब होगी। यह न केवल एकदम साफ होगी बल्कि इसकी खुशबू भी बेमिसाल होगी। वो शिलीशान शराब तो इसके सामने पानी भरेगी। क्या सच में इस दुनिया में इतनी बेहतरीन शराब हो सकती है? तो क्या वो कहानियों में मिलने वाले अमृत जैसी होगी? हाँ, समझ लो कहानियों वाले अमृत जैसी ही होगी। भाभी जी, आराम से बताइए, आखिर बात क्या है? मोबेई के सैन्य मुख्यालय से लोग आए हैं। सुना है कि जो आया है वो लियू वू का जीजा है। कैप्टन साहब ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। मैं समझ गया। तुम कैप्टन साहब से कह दो कि मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। टुकड़ी कमांडर जिबोडा आदेश के लिए हाजिर है। अंदर आ जाओ। तो तुम ही जिबोडा हो? जी हुजूर, मैं ही हूँ। सुना है तुमने एक ही तीर से बादुलिये को मार गिराया था। कैप्टन चेन बता रहे थे कि नए साल की पूर्व संध्या पर लांगफेंग दर्रे की लड़ाई की पूरी रणनीति भी तुम्हारी ही बनाई हुई थी। सच में तुम तो बहुत कम उम्र में ही शूरवीर निकले। महज कुछ ही समय में तुम सीमा के एक साधारण सिपाही से सीधे कमांडर के पद पर पहुंच गए। ऐसा तो पूरे उत्तरी सीमांत में भी शायद ही कभी देखने को मिलता है। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया हुजूर। दुश्मनों का नाश करके सम्राट का कर्ज चुकाना तो हम सीमा रक्षकों का फर्ज है। अफसोस, तुम्हें लियू वू को नहीं मारना चाहिए था, वो चाहे कितना भी निकम्मा क्यों न था। आखिरकार वो मेरा साला था। तुमने उसकी जान ली है, इसलिए अब इसके बदले मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी। नौजवान बाबू, मुझे अपनी पत्नी चुन लीजिए। माना कि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मुझे अपनों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है। अगर आपने किसी और औरत को चुना और वो बच्चा नहीं दे पाए तो आखिर में उसे भी मौत के शिविर में तोप का चारा बनने के लिए भेज दिया जाएगा। आप अच्छे से सोच समझ लीजिए। क्या मैं दूसरे युग में आ गया हूँ? जैसा कि आपने पहले सीजन में देखा था, मैं जो एक महान योद्धा था, वो अचानक से दूसरे युग में आकर महान जो साम्राज्य की सीमा पर एक मामूली सिपाही बन गया। मौत के शिविर में तोप का चारा बनने से बचने के लिए मुझे मजबूरन सजा पा चुकी औरतों में से एक को अपनी पत्नी चुनना पड़ा। और तब मेरी नजर कोने में दुबक कर बैठी एक बदकिस्मत रईस लड़की सुशिंगयान पर पड़ी। पर मुझे कहाँ पता था कि शादी करके घर लाते ही हवलदार लियू वो मुझसे मेरी ही पत्नी को उसका बिस्तर गर्म करने के लिए सौंपने को कहेगा। हे, अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो, जाकर हवलदार साहब का बिस्तर गर्म करो। हाँ बिल्कुल, हवलदार साहब ने तुम्हें पसंद किया है, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम इसके मुंह क्यों लग रहे हो? ले चलो इसे। उनके इस जुल्म को देखकर मेरे अंदर का सोया हुआ योद्धा जाग उठा और मैंने बर्दाश्त करना छोड़ दिया। मैंने बिजली की रफ्तार से हवलदार और उसके गुंडों को मौत के घाट उतार दिया और फिर अपने पिछले जन्म के ज्ञान का इस्तेमाल करके बेहद खतरनाक कंपाउंड बो और 3 धार वाले तीर बनाए और 250 कदम की दूरी से सिर्फ एक तीर से हुजी के सेनापति बादुलिये को मार गिराया और दुश्मनों की सबसे ताकतवर सेना को बुरी तरह हरा दिया। मुझे लगा था कि अब मैं सीमा पर अपनी एक मजबूत पहचान बना लूंगा और मुझे मेरी बहादुरी के लिए इनाम मिलेगा, लेकिन तभी तुम्हें लियू वू को नहीं मारना चाहिए था, वो चाहे कितना भी निकम्मा क्यों न था। आखिरकार वो मेरा साला था। अब तुमने उसकी जान ली है तो इसके बदले मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी। झांग साहब, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? हवलदार लियू तो दुश्मन के जासूसों के हाथों मारा गया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने उसकी जान ली है? HMPH, तो तुम मुझे बताओ, बाकी सब क्यों मारे गए और सिर्फ तुम अकेले कैसे बच गए? क्योंकि मेरी लड़ने की क्षमता बेहतर थी। HMPH, लगता है मौत सामने देखे बिना तुम सच नहीं उगलोगे। इस आदमी को अंदर लाओ। वुएन, तुम लियू नेंग के सिपाही हो ना? ये फ्लैट जो भी सच है, साफ साफ बताओ। लियू नेंग आखिर कैसे मारा गया? तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
मैं सेनापति यहाँ मौजूद हूँ। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं खुद तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और सच सामने लाने के लिए तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। जी हुजूर, उस दिन जीबोदा ने मुझे घायल कर दिया था, इसलिए मैं सीमा की गश्त पर नहीं जा पाया था। बाद में मुझे खबर मिली कि हमारे नेता लियू और बाकी सभी लोग गश्त के दौरान ही मारे गए और सिर्फ ये जीबोदा ही जिंदा वापस लौटा। असल में नेता लियू की नजर जीबोदा की लाई हुई नई बीवी पर थी। वो उस अपनी दासी बनाना चाहते थे। इसी बात पर उन दोनों के बीच पहले भी झगड़ा हो चुका था। ओ, तो ऐसी बात है। और इस गैश के बाद मारे जाने वाले नेता लियू और उनके आदमी थे, इसलिए मेरा अनुमान है कि उन्होंने जरूर दुश्मन की सेना अनहुजिए के जासूस का सामना किया होगा और एक भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने मिलकर अन दुश्मनों को तो मार गिराया, पर तभी जीबोदा ने मौका देखकर धोखे से हमला कर दिया। उसने नेता लियू और बाकी सबको एक साथ खत्म कर दिया और फिर उनकी मौत का सारा इल्जाम दुश्मन के जासूस पर डाल दिया। जीबोदा, फ्लैट तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? मंत्री जंग, अभी वो ने जो भी बकवास की है वो सब सिर्फ इसकी अपनी बनाई कहानी है। इसके पास एक भी पक्का सबूत नहीं है। उस दिन दुश्मन के जासूस के साथ जो भी लड़ाई हुई, मैंने उसकी पूरी सच्ची रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी थी। अगर फिर भी आप जबरदस्ती नेता लियू की मौत का इल्जाम मेरे सर पर मरना चाहते हैं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मंत्री जंग, इस मामले की जांच मैंने उसी दिन अपने आदमियों से करवा ली थी। जांच बिल्कुल वैसी ही निकली जैसा जीबोदा ने बताया था। और रही बात नेता लियू, जो वो और वांग अजू की, तो उन तीनों के जख्मों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो तीनों सच में हुजिए दुश्मनों की मुड़ी हुई तलवारों और लोहे की शमशीरों से ही मारे गए थे। चेन जेनजांग, क्या तुम जानते हो कि अपने ही साथियों के हत्यारे को बचाने की सजा क्या है? तुम भले ही सेनापति क्यों न हो, तुम्हारा सिर भी कलम किया जा सकता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द बिल्कुल सच है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुमने कहा था ना कि इस हादसे से पहले जीबोदा ने तुम्हें घायल किया था? जी हाँ हुजूर। तुम्हारी इतनी हिम्मत जीबोदा, तुमने अपने ही साथी भाई पर इतना जानलेवा हमला किया। क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है? जी, मुझे अपना गुनाह कबूल है। मुझे लगा था जीबोदा अपने बचाव में बहस करेगा। अगर वो ऐसा करता तो मैं बात को बढ़ा चढ़ाकर उस कड़ी सजा सुना देता, पर इसने तो सीधे ही गुनाह मान लिया। क्योंकि तुमने दुश्मनों को मारकर बहादुरी दिखाई है, इसलिए तुम्हें सिर्फ 10 कोड़ों की सजा दी जाती है और इसके साथ ही तुम वुए को उसके इलाज के लिए 10 चांदी के सिक्के दोगे। और हाँ, तुम्हारा युद्ध का आड़ा इनाम भी काट लिया जाएगा। जी, मुझे ये मंजूर है। लड़के, आज तो तुम एक बड़ी मुसीबत से बच निकले, पर ये मत सोचना कि बात यहीं खत्म हो गई। बस भगवान से दुआ करना कि आगे मेरे हाथ तुम्हारे खिलाफ कुछ ना लगे। फ्लैट तो मेरे सिर से नेता का साया भी उठ गया है। अगर जीबोदा ने मुझसे बदला लेने की सोची तो मेरी तो बहुत ही बुरी मौत होगी। तुम इतना क्यों कांप रहे हो? घबराओ मत, मैं जीबोदा इतनी छोटी सोच वाला इंसान नहीं हूँ। मैं थोड़ी देर में किसी के हाथ तुम्हारे चांदी के सिक्के भिजवा दूंगा। फ्लैट तुम यहाँ से जा सकते हो हैं? उफ, अभी तो सच में जान आफत में थी। मुझे तो डर था कि कहीं तुम गुस्से में आकर अपना आपा न खो बैठो। मैं तो ठीक ही था, लेकिन सेनापति जी, आप तो मुझसे भी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? फिक्र तो होगी ही ना। अगर राज खुल गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। तुमने अभी बिना सोचे समझे जो अपना गुनाह कबूल कर लिया, वो सू छिंगियन की वजह से है ना? यार, तू बड़ा वफादार निकला। मैंने तुझे पहचानने में कोई गलती नहीं की। चलो मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें नए कपड़े दिलाने ले चलता हूँ। सेठ जी, अपना सबसे बेहतरीन कपड़ा निकालिए। अरे कप्तान जी, आप अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े बनवाने आए हैं? लड़कों, सारा बढ़िया माल निकाल कर लाओ। मेरी बीवी को अपनी पसंद का कपड़ा चुनने दो। नए साल से ठीक पहले हम लिंगजो से कुछ बहुत ही शानदार रेशमी कपड़े लाए थे। मैं अभी वो सब निकाल कर लाता हूँ ताकि आप दोनों आराम से चुन सके।
स्वामी, क्यों ना हम किसी और दुकान पर चले? हमें अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाने चाहिए ना। अरे मालकिन, इस पूरी सड़क पर हमारी दुकान के अलावा आपको इतना बढ़िया रेशम कहीं और नहीं मिलेगा। और सच कहूँ तो ये कुछ कपड़े पिछले कई महीनों से मेरे पास पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल बिक ही नहीं रहे। मैं तो इन्हें वापस भिजवाने की सोच रहा था। अगर आप दोनों इन्हें लेना चाहें तो मैं आपको बिल्कुल लागत के दाम पर दे दूंगा। ठीक है, हम ये सब लेंगे। क्या सब ले लेंगे? हाँ, मेरी बीवी को पसंद आना चाहिए बस। सेठ जी देखिए, इनसे कितने जोड़े कपड़े बन सकते हैं, जरा हिसाब लगाइए और सबसे पहले इस लाल वाले से शादी का जोड़ा तैयार कीजिए। 3 दिन बाद हमारी शादी है तो हमें पहनना होगा। अरे वाह, कप्तान जी की शादी होने वाली है? फिर तो मैं आपकी शादी की दावत में जरूर आऊंगा। स्वामी, हमारी शादी में आप किन किन लोगों को बुलाने वाले हैं? अगर मेहमान ज्यादा हुए तो मुझे लगता है कि हमारा छोटा सा आंगन कम पड़ जाएगा। हम लोग सीधा छावनी में एक शानदार दावत रखेंगे और सबको दावत देंगे। अरे उसमें तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे ना। तुम चिंता मत करो मेरी जान, इस बार मुझे इनाम में पूरे 2000 चांदी के सिक्के मिले हैं। ज्यादा खर्च नहीं होगा और फिर शादी जैसी खुशी की बात जिंदगी में बस एक ही बार तो होती है। जाहिर है मैं ये खुशी सबके साथ बांटना चाहता हूँ। स्वामी, आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा शादी जिंदगी में बस एक ही बार होती है, तो जाहिर है ना कि हम ये खुशी सबके साथ मनाएंगे। स्वामी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। क्यों, क्या हुआ मेरी जान? आप बहुत बहादुर और समझदार हैं। आगे चलकर आप युद्ध में और भी बड़ी बड़ी जीत हासिल करेंगे। सेनापति या राजा बनना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब तो आपको कई और पत्नियां लानी ही पड़ेंगी। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है? और पत्नियां? हाँ स्वामी, अगर आप और शादियां नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि मैं एक अच्छी और समझदार पत्नी नहीं हूँ। मेरी जान, इस जन्म में मुझे तुम मिल गई, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। स्वामी, आपसे मिलना आपकी श्यावली की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। भाइयों, 3 दिन बाद आप सभी को मेरी शादी की दावत में आना है और हाँ, कोई भी शगुन लेकर नहीं आएगा। कप्तान जी को बहुत बहुत बधाई। आप तो अब हमारे लंगफेक दर्रे के असली हीरो बन गए हैं। आपकी शादी की दावत का हिस्सा बनना तो हमारी खुशनसीबी है। कप्तान जी, सेनापति जी ने आपको अभी बुलावा भेजा है। हम जी बोडा, तुम पहले वाले 5 तत्वों के चक्रव्यूह का नक्शा बनाओ। इसके बाद हम सभी टुकड़ियों में इसका अभ्यास शुरू करने वाले हैं। जी जनाब। पिछले कुछ समय से मैंने अकेले में इस चक्रव्यूह की बारीकियों को समझने की बहुत कोशिश की है। मुझे लग रहा था कि मैं इसे 80% तक समझ चुका हूँ, लेकिन जी बोडा की बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा ज्ञान तो बस समंदर में एक बूंद के बराबर है। ये चक्रव्यूह देखने में जितना आसान लगता है, असल में ये उतना ही लाजवाब और खतरनाक है। अगर सही से अभ्यास किया जाए और इस 5 तत्वों वाले चक्रव्यूह की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे सैनिकों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भले ही आमने सामने की लड़ाई में हम हू जी के लोगों को ना हरा पाएं, लेकिन अगर मुकाबला 5-5 का हो तो उनके जीतने की कम से कम 50% उम्मीद है। 50 नहीं बल्कि 80%। 80%। कमांडर साहब, क्या आपने कभी सोचा है कि हम आमने सामने की लड़ाई में उन हुजिये कबीले वालों को क्यों नहीं हरा पाते? हुजिये लोग कद काठी में बहुत बड़े होते हैं और घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर होते हैं। वो पैदाइशी योद्धा हैं। नहीं तो फिर क्या वजह है? लड़ाई में शरीर और ताकत का फायदा तो जरूर मिलता है, लेकिन उनका शरीर चाहे जितना बड़ा हो, क्या हाथी से बड़ा हो सकता है? उनकी ताकत चाहे जितनी हो, क्या किसी बाघ से ज्यादा हो सकती है? फिर भी इंसान हाथी को पालतू बना लेता है और बाघ का शिकार कर लेता है। ऐसा क्यों है? हो हमारे सैनिक आमने सामने की लड़ाई में हुजियों से हार जाते हैं। इसमें शरीर का कुछ लेना देना तो है, लेकिन ये असल वजह बिल्कुल नहीं है। जरा हमारे महान जो साम्राज्य के सुनहरे दिनों को याद कीजिए। चाहे उत्तर के हुजिये हो या दक्षिण के जंगली या फिर पूरब के कई द्वीप और पश्चिम के ताकतवर दुश्मन, कोई भी हमारे जो के सैनिकों के सामने टिक नहीं पाता था। सच तो यह है कि इन सालों में हम बाहरी दुश्मनों से इतना मार खा चुके हैं कि सबके मन में डर बैठ गया है। सबको लगने लगा है कि हम किसी को नहीं हरा सकते।
जीबोदा बिल्कुल सही कह रहा है। पिछले कुछ सालों में हुजियों ने हमें इतना डरा दिया है कि उनका नाम सुनते ही कई लोगों के दिलों में अपने आप खौफ पैदा हो जाता है। हुजियों के घोड़ों की टापें मौत के पैगाम जैसी लगती हैं, जिससे कई सैनिकों की टांगें कांपने लगती हैं। उनके धनुष की डोरी की आवाज किसी खूंखार शैतान की चीख जैसी लगती है, जो मीलों दूर से ही अनगिनत लोगों की रूह कंपा देती है। आप ही बताइए, ऐसी डरी हुई सेना भला कोई जंग कैसे जीत सकती है? तो फिर जंग कैसे जीती जाए? एक काबिल सेना के लिए सिर्फ सैनिकों के मजबूत शरीर की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि तेज हथियार और मजबूत ढाल और कवच का होना भी बेहद जरूरी है। लेकिन अगर एक बेहतरीन सेना बनानी है तो इन सब के अलावा कड़ा अनुशासन होना चाहिए। बड़े से बड़े सेनापति से लेकर नीचे के हर एक सैनिक तक सबको हर हुक्म का सख्ती से पालन करना होगा। लेकिन अगर रणभूमि में एक अजेय और खूंखार सेना बननी है तो ये सब सिर्फ मामूली बातें हैं। इतिहास गवाह है। अगर आप उन सेनाओं को देखें जो हमेशा जीतती हैं, जो मैदान में कहर ढाती हैं और जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, जो कई बार कम गिनती में होकर भी दुश्मनों पर भारी पड़ती है, तो आप देखेंगे कि उन सब में एक बात बिल्कुल एक जैसी होती है। और वो क्या है? वो है निडर होकर आगे बढ़ने का जज्बा और मुझसे बेहतर कोई नहीं वाला वो गुरूर, और मौत को गले लगाने का अटूट हौसला। युद्ध का मैदान शतरंज की बिसात जैसा होता है, जहाँ एक बार चाल चल दी तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं। हथियार जिस तरफ उठ जाएं, वहाँ दुश्मनों का सफाया तय है। एक असली अजेय सेना इसलिए नहीं जीतती क्योंकि उसे हराया नहीं जा सकता, बल्कि इसलिए जीतती है क्योंकि किसी की उससे टकराने की हिम्मत ही नहीं होती। यही है एक फौज की असली रूह। फौज की रूह। इस लड़के का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर इसे एक सेना सौंप दी जाए और तैयारी के लिए पूरा वक्त दिया जाए तो शायद ये सच में उत्तरी सरहदों के दुश्मनों का सफाया कर देगा। लगता है ये छोटी सी लंगफेंग चौकी इसके लायक नहीं है। मुझे इसे आगे बढ़ने में हर मुमकिन मदद करनी होगी, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम ये है कि जब तक जीबोदा यहाँ है, मुझे जल्द से जल्द उससे अपने सैनिकों की ट्रेनिंग करवानी होगी। जीबोदा, तुम ही बताओ, हमें अभी सबसे पहले क्या करना चाहिए? कमांडर साहब, मैं तो यहाँ आपको अपनी शादी की दावत पर बुलाने आया था। तुम साफ साफ मुझे मजदूर समझ रहे हो। मेरी मदद करो न। जब तुम दोनों की शादी होगी तो मैं शगुन में 10 तोले चांदी दूंगा। चेन झेनजियांग ने कई बार मेरी मदद की है। इस एहसान को मैं हमेशा अपने दिल में याद रखूंगा। पता नहीं ये पुराने जमाने के लोग मेरे इन तरीकों को समझ पाएंगे या नहीं। मुझे उम्मीद है कि इससे उसकी कुछ मदद हो जाएगी। सैनिकों को ट्रेनिंग देना धीरे धीरे होने वाला काम है। शायद 3-5 दिनों में कोई नतीजा न दिखे, लेकिन अगर वो बिना रुके लगातार ट्रेनिंग करते रहे तो 3 महीने के अंदर ही उनमें से हर एक पूरी तरह से बदल जाएगा। थोड़ा सा रात का खाना तैयार कर लो, और हाँ, साथ में आधा मटका शिलीशियांग शराब भी लेते आना। सैनिक, मैं हाजिर हूँ। अरे, क्या ये वही शराब नहीं है जो पिछली बार नए साल की रात काओ शॉई ने उस होंगमेन दावत में छोड़ दी थी? हमारे कप्तान साहब भी तो एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी मेहमानों को बची हुई शराब पिला रहे हैं। क्या आपको लोगों के मजाक उड़ाने का डर नहीं लगता? ए लड़के, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। ये तो बस तुम हो। अगर कोई और होता तो तरस जाता, लेकिन उसे एक बूंद भी नहीं मिलती। अपनी ये शराब रख लो। आज तुम मेरी खुद की बनाई हुई शराब चखो। तुम्हारी बनाई हुई शराब? क्या गप्पे मार रहे हो? ये तुमने ही कहा है कि तुम नहीं पियोगे। वाह, कितनी अच्छी महक है। ये लो। अरे बाप रे, क्या तुमने इस शराब में मिर्च मिलाई है? ये इतनी तीखी क्यों है? तुम्हें बताना ही भूल गया। मेरी इस शराब को एक झटके में नहीं पीना चाहिए। इसका असली स्वाद चखने के लिए इसे धीरे धीरे पीना पड़ता है। आहा, इस दुनिया में इतनी शानदार शराब भी हो सकती है। इस शराब का नाम क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिली? अरे कहा तो, ये मैंने खुद बनाई है। तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे? तो फिर तुमने शराब बनाने का ये तरीका कहाँ से सीखा? उस किताब का कवर खराब हो चुका था, उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही हिस्सा बचा था। तुम मुझसे बातें छुपा रहे हो, है ना? मुझे तो शक होता है कि तुम इस दुनिया के इंसान ही नहीं हो।
चेन झेंजियांग को पता चल गया है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ? मैंने शाओली से सुना था कि कप्तान साहब का ताल्लुक गुआनलोंग के बड़े खानदान से है और उन्होंने बचपन से ही बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। फिर आपने सरहद पर मौत से खेलने वाली ये जिंदगी क्यों चुनी? सच कहूं तो मेरे पूर्वजों का इतिहास बहुत शानदार रहा है, लेकिन अब हमारे परिवार का पतन हो चुका है। मेरे पैदा होते ही परिवार ने मुझसे बहुत उम्मीदें लगा ली थी। बचपन से ही मुझ पर परिवार का नाम रोशन करने और अपने खानदान की इज्जत वापस दिलाने की जिम्मेदारी डाल दी गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज के महान झोउ साम्राज्य में पढ़े लिखे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते बहुत पहले ही उन बड़े बड़े रसूखदार खानदानों ने बंद कर दिए हैं। मेरे जैसे मामूली घर से आने वाले लड़के, चाहे उनमें देश चलाने की कितनी भी काबिलियत क्यों न हो, अपनी पूरी जिंदगी में भी उस चौखट को पार नहीं कर सकते। एकमात्र रास्ता यही बचता है कि उन ताकतवर खानदानों के चापलूस सलाहकार बन जाओ, लेकिन वो सब सिर्फ परजीवी कीड़ों का झुंड है जो महान झोउ साम्राज्य का खून चूस रहे हैं। उन्हें बस अपने फायदों से मतलब है। जहाँ तक साम्राज्य की तरक्की और आम जनता की भलाई की बात है, या यहाँ तक कि देश के अस्तित्व का सवाल है, ये सब उनके लिए बस एक मजाक से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसलिए तुमने कलम छोड़कर तलवार उठाने का फैसला किया, ताकि सरहद के मैदान ए जंग में अपने सपनों को पूरा कर सको। शुरुआत में मेरा यही सोचना था, लेकिन सरहद पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सरहद और शाही दरबार में कोई खास फर्क नहीं है, भले ही आप कितने भी बहादुर और समझदार क्यों न हो। खून और खानदान के रिश्तों के आगे आपकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। खैर, ऐसी स्थिति तो हर जमाने में देखने को मिलती है, इसे टाला नहीं जा सकता था। तो फिर तुम उस वक्त दक्षिणी सीमा पर ही क्यों नहीं रुक गए और सेनापति सू के साथ क्यों नहीं रहे? माना कि सेनापति सू हुनर की कद्र करते हैं, लेकिन तब तक उन्होंने दक्षिणी सीमा को शांत कर दिया था और दक्षिणी विद्रोही पीछे हट गए थे। उनकी दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं थी। कम से कम कुछ समय तक वहाँ कोई युद्ध नहीं होने वाला था। इसलिए मैं उत्तरी सीमा पर आ गया, कप्तान साहब। जहाँ तक मुझे पता है, आज का महान झोउ अंदर तक खोखला हो चुका है। आपको क्या लगता है कि यह साम्राज्य और कितने दिन टिक पाएगा? तुम्हारी जबान तो बहुत चलती है लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है? महान झोउ के दिन सच में पूरे होने वाले हैं। ये बात बहुत से लोग अपने दिलों में अच्छी तरह जानते हैं। दरबार में भ्रष्ट मंत्रियों का बोलबाला है और सेनापतियों ने अपनी अलग ताकत बना ली है। जगह जगह ताकतवर गुट बन गए हैं और अमीर खानदानों को बस अपनी पड़ी है। अगर कोई महान और सच्चा राजा आ भी जाए तो भी इस जर्जर हो चुके साम्राज्य को बचाना उसके बस की बात नहीं होगी। अगर तुम जी बॉर्डर इस गिरती हुई दीवार को सहारा दे सको और इस तबाही को रोक सको, क्या तुम खुद को रोक पाओगे? क्या तुम खुद उस शाही तख्त पर नहीं बैठना चाहोगे? सच ही तो है, दूसरे लोक से आया हुआ इंसान होने के नाते मुझे इस दुनिया से या इस महान झोउ साम्राज्य से कोई खास लगाव या अपनापन महसूस नहीं होता। जैसा कि चेन झेंजियांग ने अभी पूछा, अगर कभी सच में ऐसा कोई मौका मेरे सामने आया तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उस शाही तख्त पर बैठ जाऊंगा और राजा बनने का पूरा मजा लूंगा। स्वामी, आप आ गए। आप अभी तक सोए क्यों नहीं? मुझे अकेले सोने में डर लग रहा था, इसलिए आपका इंतजार कर रही थी। तो लाओ, मैं तुम्हें थोड़ी गर्माहट दे दूं। स्वामी, आप बहुत दुष्ट हैं। शुभ मुहूर्त आ गया है, वर वधू विवाह की रस्में शुरू करें। पहला फेरा, धरती और आकाश को प्रणाम। दूसरा फेरा, बड़े भाई को प्रणाम। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। हा हा हा। एक नंबर के पियक्कड़ हैं सब, जिनसे थोड़ी सी भी शराब नहीं झेली जाती। हा हा हा। वो काली परछाई कहीं मेरे घर की तरफ तो नहीं जा रही है? आपको बता दूं, मेरे पिछले जन्म में जहां स्पेशल फोर्सेज में एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद थे, वहां भी मैं नजदीकी लड़ाई के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था। और आज मैं यहाँ कमजोर पड़ रहा हूँ। स्वामी, क्या वो आप हैं? बाहर मत आना प्रिय, यहाँ खतरा है।
हालांकि मेरा वो मुक्का उसे लगा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली इस अंदरूनी ताकत ने मुझे भी झकझोर कर रख दिया। मेरा पूरा दाहिना हाथ ऐसा लग रहा है जैसे बिजली गिर गई हो। नसें बुरी तरह फड़क रही हैं। स्वामी, आप ठीक तो है ना? प्रिय, तुम जल्दी से अंदर जाओ। ओ दुष्ट, अब मेरा यह वार संभाल। बहुत दिनों बाद मिले, सब कुशल मंगल? प्रिय, तुम ठीक तो हो? जी भाई, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी ज्यादा पी ली थी, गलती से फिसल कर गिर गया। हा, थोड़ा संभल कर भाई, कहीं मुंह हाथ ना तुड़वा लेना, वरना सबको लगेगा कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें पीट दिया है। हा। डरो मत प्रिय, मैं हूं ना। ऐसा लगता है कि इस दुनिया के लोगों की शारीरिक ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। मुझे दुश्मनों से लड़ने के तजुर्बे और जानलेवा पैतरेबाजी की कोई कमी नहीं है, बस इस नए शरीर की कमजोरी मेरा साथ नहीं दे रही है। नहीं तो कल रात भले ही मैं उसे हरा न पाता, कम से कम खुद को हारने तो नहीं देता। उस्ताद यांग, मेरे लिए एक तलवार बना दीजिए। कैसी तलवार? यह क्या बकवास है? न तो ये तलवार जैसी दिखती है और न ही खंजर जैसी। बस देखने में अच्छी, काम की बिल्कुल नहीं। बेकार ही आपने अपनी आधी जिंदगी लोहार के रूप में गुजार दी। मुझे लगा था कि आपको असली चीज की परख होगी, पर मैंने नहीं सोचा था कि आप भी औरों की तरह ही निकलेंगे जिसे असली हीरे की परख ही नहीं। क्या जी एर्गो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे शराब के कुछ मटके पिला दिए तो मैं तुम्हें पीट नहीं सकता? यह आसानी से हूज एक कबीले के लोहे के कवच को भी चीर सकती है। अगर आपको यकीन नहीं तो क्यों न हम एक शर्त लगा ले? ठीक है, लगा लो शर्त। क्या मैं तुमसे डरता हूँ? अगर तुम हार गए तो अब से हर रोज मुझे शराब का एक मटका ला कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप हार गए तो? अगर मैं हार गया तो भविष्य में तुम यहाँ कुछ भी बनवाने आओगे, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। ठीक है, लगी शर्त। हर रोज शराब का एक मटका। छोकरे, अब अपनी बात से मुकरना मत। ठीक है, लेकिन एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, तलवार ढालने का हर एक कदम बिल्कुल मेरे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। ये कोयला ठीक नहीं है, इसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अरे बेवकूफ लड़के, पागल हो गया है क्या? इस कोयले को मैंने चांदी खर्च करके खरीदा है, तू इसे ऐसे बर्बाद कर देगा तो हम भट्टी कैसे जलाएंगे? ये क्या कर रहा है? थोड़ी देर में आप खुद मुझे शुक्रिया कहेंगे। ढलाई के काम में तापमान का बहुत बड़ा खेल होता है, लेकिन आम लकड़ी के कोयले का तापमान ज्यादा से ज्यादा 700-800 डिग्री तक ही पहुंच पाता है, जिससे लोहे का अयस्क पूरी तरह से पिघल नहीं पाता और उसमें से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। इसका सीधा असर हथियार की मजबूती और लचीलेपन पर पड़ता है। पत्थर का कोयला इसके लिए सबसे बेहतरीन ईंधन होता है, लेकिन अफसोस आज के इस महान जो साम्राज्य में अभी तक पत्थर के कोयले की खदानों की खोज नहीं हुई है, और इतनी जल्दी मुझे वो मिलने वाला भी नहीं था, इसलिए मुझे इसे कीचड़ में भिगोने का ये पुराना तरीका अपनाना पड़ा। इस तरह कीचड़ में भिगोने के बाद इसके तापमान को 1000 डिग्री से भी ऊपर तक ले जाया जा सकता है, जिससे हमारा काम किसी तरह चल जाएगा। इसके बाद बारी आती है लोहे को पिघलाने की। मुझे इन सब तकनीकों की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए अब सब कुछ उस्ताद यांग को ही करना होगा। जिस लोहे को पिघलने में आमतौर पर 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, वो आज आधे घंटे से भी कम समय में पिघल गया, और वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से। कहीं इसका लेना देना जीबोडा के उस तरीके से तो नहीं जिसमें उसने कोयले को पीली मिट्टी में भिगोया था? उस्ताद यांग, इस लोहे को 15 बार मोड़कर पीटना होगा, फिर एक बड़े चिमटे से इसके दोनों सिरों को पकड़कर इसे किसी रस्सी की तरह मरोड़ना होगा। तुम्हारी ये फरमाइशें कभी खत्म होंगी या नहीं? क्या आपको अपनी शर्त वाली शराब नहीं पीनी? देखता हूँ कि तुम आखिर क्या चमत्कार करके दिखाते हो। रुको जरा, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का काम मैं कल आकर देखूंगा। लो, तुम्हारी ये तलवार शुरुआती तौर पर तो तैयार हो गई है। छोकरे, जरा इसे आजमा कर तो देखो।
इस तलवार को तांग दाओ के डिजाइन पर बनाया गया है, लेकिन मैंने इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। इसकी धार लंबी है और इसका आकार किसी कमल के पत्ते जैसा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक तरफ धार है और यह हल्की सी मुड़ी हुई भी है। तांग दाओ वैसे तो बहुत तेज होती है और चीरने, चुभाने या वार करने में इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन किसी चीज को जोर से काटने की बात आए तो इसके हल्के वजन की वजह से इसका वार कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए इसका डिजाइन बनाते वक्त मैंने इसके पिछले हिस्से को थोड़ा मोटा कर दिया है। अब बातें बनाना बंद करो और जल्दी से इस तलवार को चलाकर देखो। उस पैर की हड्डी इतने साफ तरीके से कैसे कटी है? मास्टर यांग, शर्त हार गए हो तो मान लो, कहीं तुम मुकर तो नहीं जाओगे? शाबाश मेरे शेर, मैंने सच में तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। स्वामी, आप आ गए। प्रिय, तुम्हें अकेले ही खा लेना चाहिए था, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है? पति पत्नी को तो हमेशा साथ ही खाना और सोना चाहिए ना। कप्तान साहब, कमांडर ने मुझे आपको ये बताने भेजा है कि आप तुरंत उनके पास पहुंचे। कल रात गश्त पर निकले 5 सीमा रक्षक गायब हो गए हैं। हमने कुछ लोगों को वहां छानबीन के लिए भेज दिया है। वहां कोई लाश नहीं मिली, लेकिन हाथापाई के निशान और थोड़ा खून जरूर मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ही तरह उनका सामना भी हू जी के जासूसों से हो गया हो? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वे 5 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। जब उन्होंने हमारे 5 सैनिकों को मार गिराया है तो बहुत मुमकिन है कि वे लोग लांगफेक दर्रे में घुसपैठ कर चुके हैं। अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये स्थिति हू जी की सेना के पवित्र शहर पर हमला करने जितनी ही गंभीर है। चूंकि दुश्मन उस खतरनाक पगडंडी से घुसे हैं, इसलिए उनकी संख्या पक्के तौर पर ज्यादा नहीं होगी और दुश्मनों ने उन्हें इतने अहम मिशन के लिए चुना है, तो जाहिर सी बात है कि वे बहुत ही माहिर और खूंखार लड़ाके होंगे। अगर दुश्मन हमारे इलाके में छिप गए तो उन्हें ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सब अपनी अपनी राय दें। अब हमें क्या करना चाहिए? अभी सबसे जरूरी काम ये है कि हम लांगफेक दर्रे में घुसे उन जासूसों को ढूंढ निकालें, वरना आगे चलकर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि लांगफेक दर्रे का रास्ता बहुत उलझा हुआ है। अगर दुश्मन वहां छिप गए तो उन्हें ढूंढना बच्चों का खेल नहीं है। ये तो बहुत आसान है। हम सीधे अपनी पूरी फौज को लगा देते हैं और लांगफेक दर्रे का कोना कोना छान मारते हैं। चाहे पाताल ही क्यों ना खोदना पड़े, हम उन्हें ढूंढ कर ही दम लेंगे। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। अगर हमने इतने बड़े पैमाने पर तलाशी ली तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा। हम उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये तो बाद की बात है। लेकिन अगर हमने उन्हें घेर लिया तो वो बौखलाहट में कुछ भी कर सकते हैं और फिर वो बेकसूर गांव वालों को अपना निशाना बनाएंगे। जी बोडा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे बाजार का एक पक्का नक्शा चाहिए। हाँ, वो मिल जाएगा। बस यही एक रास्ता बचा है, लेकिन मुझे कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें जो भी चाहिए बेझिझक बताओ। जी बोडा तुम्हारी इस टुकड़ी के कप्तान होंगे। जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, तुम सब सिर्फ और सिर्फ उसी के आदेशों का पालन करोगे। मैं पहले ही एक कड़वी बात साफ कर दूं, ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसमें जान भी जा सकती है। जिसे भी अपनी जान प्यारी है वो अभी पीछे हट सकता है। कप्तान साहब, अगर हमें मौत से डर लगता तो हम आज यहाँ खड़े ही नहीं होते। आप सीधे हुक्म दीजिए। मेरी दूसरी शर्त, अब से तुम्हें बिना किसी सवाल के मेरे हर आदेश को मानना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभी के अभी बाहर हो जाओ। लेकिन कप्तान, अगर आपका आदेश ही गलत हुआ तो क्या तब भी हमें उसे मानना पड़ेगा? हाँ, पर क्यों? अगर मेरा कोई भी आदेश गलत साबित होता है तो उसका जो भी अंजाम होगा वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी होगी। जाहिर है, कप्तान होने के नाते मैं तुम में से हर एक शख्स के लिए जवाबदेह हूँ। यही मेरा फर्ज है, इसलिए मैं खुद को कोई भी गलती करने की छूट नहीं दे सकता। और कोई सवाल है क्या? तुम्हें कितना भरोसा है? मुझे तो बस एक ही बात का डर सता रहा है कि इससे पहले कि मैं उन्हें ढूंढ निकालूं, पहले कदम उठाओ। तुम बस बेझिझक होकर अपना काम करो। मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली है। मैंने खबर बाहर जाने से रोक दी है ताकि आम लोगों को इसका पता न चले। दहशत फैलने के साथ साथ दुश्मन भी सतर्क हो सकता है। क्या तुमने कभी हुजिये सेना के 2 सबसे खतरनाक जासूस गुटों के बारे में सुना है? नहीं, कभी नहीं। हुजिये सेना में 2 बेहद खूंखार जासूस टुकड़ियां हैं।
जिनका नाम शीफेंग और ब्लड रेवन है। वे 5 या 6 साल के मासूम बच्चों को चुनते हैं और फिर सालों तक उन्हें दर्दनाक ट्रेनिंग देते हैं। आखिर में मुश्किल से कोई एकाध ही जिंदा बच पाता है, लेकिन जो जिंदा बच जाते हैं वे सबसे खतरनाक और माहिर होते हैं। चाहे बात अकेले लड़ने की हो या मिलकर हमला करने की, वे बहुत खौफनाक होते हैं। एक बार उत्तरी सीमा की सेना की एक टुकड़ी का सामना 10 से ज्यादा लोगों वाली ब्लड रेवन की एक टीम से हुआ था। नतीजा ये हुआ कि उन 500 सैनिकों को उन्होंने लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था। उसके बाद से उत्तरी सीमा की सेना जब भी ब्लड रेवन का नाम सुनती है तो खौफ से कांप उठती है। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि इस बार ब्लड रेवन की टुकड़ी आई है? घटनास्थल के निशानों को देखकर तो यही लगता है कि हमारे लोगों को पलटवार करने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने सब कुछ इतनी सफाई से किया है कि पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ा। ये कोई आम जासूस नहीं है और इसके अलावा हुजे सेना को लगातार कई बार हार का सामना करना पड़ा है। तो उनका ब्लड रेवन को भेजना कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर सच में ब्लड रेवन यहाँ आए हैं तो सिर्फ हमारी ही जान खतरे में नहीं है, बल्कि पूरा लांगफेक दर्रा भी तबाही की कगार पर है। हम इंसान तो वे भी हैं, हमारी ही तरह उनके भी 2 हाथ और 1 सिर है। भले ही वो ब्लड रेवन ही क्यों न हो, मैं उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। मैं खुद अपने पिछले जन्म में एक स्पेशल फोर्स का जवान था। यह अच्छा मौका है देखने का कि ये ब्लड रेवन आखिर कितने ताकतवर हैं। जरा शियाओली का ख्याल रखना, फिक्र मत करो, तुम्हारे बिना कहे ही मैंने उसकी सुरक्षा के लिए लोग लगा दिए हैं। इस रास्ते पर पैरों के 7 निशान मिले हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन कम से कम 7 लोग हैं और जिस तरफ ये निशान गायब हो रहे हैं उससे यही लगता है कि वे लोग इस वक्त बस्ती में ही कहीं छिपे हैं। कमांडर, इस बाजार में तो सैकड़ों घर हैं, हम एक एक घर की तलाशी तो नहीं ले सकते न? अगर हमने ऐसा किया तो दुश्मन को भनक लग जाएगी और वे पहले ही भाग निकलेंगे। जरा सोचकर देखो, अगर तुम उनकी जगह होते तो इस बाजार में छिपने के लिए कौन सी जगह चुनते? सबसे पहले मैं बीच बाजार में तो बिल्कुल नहीं छिपता, वहाँ आसानी से घिर जाने का खतरा रहता है और पकड़े जाने का डर भी बहुत ज्यादा होता। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं होता तो मैं पक्का ऐसी जगह चुनता जहाँ से सब कुछ साफ दिखाई दे, ताकि भागने का रास्ता खुला रहे। और दूसरी बात, वो जगह एकदम सुनसान होनी चाहिए ताकि किसी की नजर न पड़े। ये हुजे के घुसपैठिए अंदर आते ही सबसे पहले बेकसूर लोगों की जान लेंगे ताकि उनका कोई भी सुराग किसी को न मिल सके। लगता है अब हमें कल तक का इंतजार करना होगा, ये देखने के लिए कि किस घर से कोई बाहर नहीं आ रहा है। इससे हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। अंधेरे में छिपे दुश्मन किसी नंगी तलवार की तरह होते हैं जो कभी भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। सुबह होने से पहले हमें उन्हें ढूंढना ही होगा और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। क्या तुम लोगों ने ये सोचा है कि अगर उस परिवार को हुजे लोगों ने खरीद लिया हो, या फिर वो घर लांगफेक दर्रे में हुजे लोगों का पहले से ही बनाया हुआ कोई गुप्त ठिकाना हो? अरे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे भी यकीन नहीं होता कि जिनकी जान हम जोखिम उठाकर बचाते हैं वे हमारे साथ गद्दारी करेंगे। लेकिन जंग के मैदान में अगर किसी धोखे की 10,000 में एक भी गुंजाइश हो तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तुम में से हर एक की जान की जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। कमांडर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें एक एक जगह जाकर छानबीन करनी होगी। आधे घंटे बाद सब यहीं आकर मिलेंगे। ये भागने का वो रास्ता है जो उन्होंने अपने लिए रखा था और इस परिवार का घर किसी और घर से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे नजदीकी घर भी 30 गज दूर है। कह सकते हैं कि वे घर के चारों तरफ से कहीं से भी भाग सकते हैं। इससे यकीनन हमारे मिशन में मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुझे वे मिल गए हैं। वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। हुआंग योंग, तुम चौराहे के पास छिपकर घात लगाओ, पीछे वाले दरवाजे पर नजर रखना। जी शीमेंग, तुम हुआंग योंग का साथ दोगे, किसी भी कीमत पर पीछे का दरवाजा सुरक्षित रखना। जी गेंगझोग और कुईशी, तुम दोनों पूरब और पश्चिम में कोई ऊंची जगह तलाशो। ध्यान रहे कि तुम्हारे तीर हर जगह पहुंच सके ताकि किसी भी मुसीबत का तुरंत सामना किया जा सके, ताकि दुश्मन बौखलाकर कोई चाल न चल सके। अगर वे भाग निकले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जी
किन शियाओगेन, जैसे ही हमला शुरू हो तुम बाकी लोगों को लेकर अंदर धावा बोल देना। जी, मैं छत के रास्ते से चुपके से अंदर घुसूंगा और मुख्य दरवाजे पर किन शियाओगेन और बाकी लोगों का साथ दूंगा। एक बात याद रखना, काम जल्दी तमाम करना है, किसी भी हाल में उन्हें भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हमला करो। आह, मारा गया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो जगह तो कुईशी की थी। अभी मैंने सिर्फ गेंग झोक को तीर चलाते देखा। वैसे तो कुईशी की जगह से नजारा ज्यादा साफ दिखना चाहिए था, और वो नजदीक भी है। अगर उसने साथ दिया होता तो दुश्मन को भागने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन कुईशी ने तीर चलाने में इतनी देर क्यों कर दी? कुईशी मारा गया। ये कैसे हो सकता है? कोई बचकर कैसे निकल गया? यहीं रुको, किसी को मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, दुश्मन पक्का सुओलोग जंगल के ही किसी कोने में छिपकर मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया तो मैं बेमौत मारे गए अपने साथी कुईशी को क्या मुंह दिखाऊंगा? उस घर में मारे गए उस बेकसूर जोड़े को क्या मुंह दिखाऊंगा और खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा? कुईशी की लाश देखकर साफ पता चलता है कि दुश्मन बहुत ही खतरनाक है। उसने कुईशी को पलटकर वार करने का मौका तक नहीं दिया, यहाँ तक कि वो हमें खबर भी नहीं कर सका। शायद हमारे हमला करने से पहले ही उस आदमी ने हमें भांप लिया था। उसने सबसे पहले घर में मौजूद उन ब्लड रेवेन के गुंडों को खबर दी और फिर तुरंत वहाँ से भाग निकला। यही वजह है कि हमले से ठीक पहले मुझे घर के अंदर से कुछ हलचल सुनाई दी थी। अफसोस कि उस वक्त इतनी अफरा तफरी थी कि मैंने इस छोटी सी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पैरों के निशान गायब हो गए। लगता है दुश्मन मेरे इरादे भांप चुका है। ढूंढ लिया तुझे। अब बस एक आखिरी लोहे का तीर बचा है। बादुलिये के दोनों भाई तेरे ही हाथों मारे गए थे ना? हाँ, मैंने ही मारा था उन्हें, और अब मैं तुझे भी उनके पास भेजने वाला हूँ। हे, अगर तू जानता कि मैं कौन हूँ तो तू भूलकर भी ऐसी बात नहीं कहता। एक मुर्दे की पहचान से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतनी कम उम्र और इतनी बड़ी बड़ी बातें। क्या तूने मुझे कोई मामूली सेनापति समझ रखा है? इस लड़ाई ने मेरी रग रग की ताकत निचोड़ ली है। सच कहूं तो अगर आखिर में मैंने जानबूझकर कमजोरी का नाटक न किया होता और अचानक से पलटवार करके उसे खत्म न किया होता तो पता नहीं अभी जमीन पर कौन पड़ा होता। कप्तान, आप ठीक तो हैं? जाकर लाशों को ठिकाने लगाओ, और हाँ, उनके कवच उतार कर ले जाना मत भूलना। लांगफेक दर्रे में रसद की भारी कमी है। आम सैनिकों के पास सिर्फ चमड़े के कवच हैं, जो न जाने कितनी बार रफू किए गए हैं। लोहे के कवच तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। आज ये जो 8 लोहे के कवच हमें मिले हैं ना, ये हमारे लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। कप्तान, कुछ गड़बड़ है। माँ, तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारे माँ बाप किसी काम से शहर गए हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हें लाने भेजा है। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ ने कहा था कि अगर मैं यहाँ छिपा रहूं और पिताजी को न मिलूं तो वो मुझे मिठाई खिलाएंगी। बच्चे, तुम्हारे माँ बाप बहुत दूर चले गए हैं। आज से मेरा घर ही तुम्हारा दूसरा घर है।
तुम लोग कैसे हो? सेनापति जी, आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। ब्लड रेवेन के 8 जासूस मारे गए हैं। हमारा एक आदमी मारा गया और एक घायल है। तो इसका मतलब हमने जिन जासूसों को मारा वो खूंखार ब्लड रेवेन की एलीट टीम के लोग थे। अरे, गोल्डन वुल्फ तलवार। भाई जी, ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली? इस तरह की सोने की नक्काशी वाली तलवार हुजी सेना के सिर्फ मुख्य दल के सेनापति को ही रखने का हक है। क्या इसका मतलब ये है कि दुश्मनों की इस टुकड़ी में कोई हुजी सेनापति भी था? मुख्य सेनापति के अलावा ब्लड रेवेन सेना के सूबेदारों के पास भी यही गोल्डन वुल्फ तलवार होती है। बाप रे, तो क्या इसका मतलब ये है कि जी बोर्डन ने जिसे मारा है वो ब्लड रेवेन सेना का एक सूबेदार था? तुम लोग शायद उसी आदमी की बात कर रहे हो। अभी कुछ ही वक्त तो हुआ है, इतनी बड़ी कामयाबी। महान जो साम्राज्य के सैकड़ों सालों के इतिहास में भी ऐसा पराक्रम बहुत कम ही देखने को मिलता है। चाचा, क्या हुआ? जब आप मुझे गोद में उठाकर ले जा रहे थे, मैंने सब देख लिया था। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे माँ बाप का बदला ले लिया है बेटा। अजी सुनिए, ये बाद में तसल्ली से सब बताता हूँ, पहले कुछ खाने को दे दो। बेटा, भूख लगी है ना? मैं अभी खाना बनाती हूँ। हम इस बच्चे के माँ बाप को बेदर्दी से मार डाला गया है। मैं इसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए इसे अपने साथ ले आया। इस बेचारे की किस्मत भी कितनी खराब है। खूब सारा खाना खाओ, ठीक है? वरना तुम्हारी लंबाई कैसे बढ़ेगी? क्या बड़ा होकर मैं भी सीमा रक्षक बन पाऊंगा? अगर सीमा रक्षक बनना है तो तुम्हारी लंबाई और ताकत दोनों ही दमदार होनी चाहिए। आराम से खाओ, गले में अटक जाएगा। इससे पहले बादुलिये और बातुर दोनों भाइयों की लांगफेक दर्रे में मौत ने यकीनन दक्षिणी सेना के सेनापति तुओबाली का ध्यान खींचा होगा। इसीलिए उसने इस बार हालात का जायजा लेने के लिए ब्लड रेवेन की एक टुकड़ी भेजी है। और जाहिर है, अगर मुमकिन हुआ तो उन्हें सीधा लांगफेक दर्रे पर कब्जा करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन अब जबकि वो सारे जासूस घात लगाकर मारे गए हैं और ब्लड रेवेन सेना का वो सूबेदार भी लांगफेक दर्रे में ही मारा गया है, तो तुओबाली अब चुप नहीं बैठेगा। अब लांगफेक दर्रे को उसके खौफनाक कहर का सामना करना पड़ेगा। शुरू से ही लांगफेक दर्रा किसी कील की तरह चुभता रहा है। उत्तरी सीमा की रक्षा पंक्ति में ये इस तरह गड़ा हुआ है कि हुजी सेना कभी भी सीधे तौर पर दक्षिण की ओर हमला करने की जुर्रत नहीं कर पाई। लांगफेक दर्रा, क्योंकि लांगफेक दर्रे से हम किसी भी वक्त सेना भेजकर उनके पीछे हटने का रास्ता काट सकते हैं। लंगफेक पास इसी बहुत बड़े खतरे की वजह से पिछले कुछ सालों में हू कबीले ने कई बार लंगफेक पास पर हमला किया है। वो लोग इस कांटे को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में हू कबीले की विशाल सेना सीधे लंगफेक पास पर टूट पड़ेगी। क्या हम इसे बचा पाएंगे? नहीं बचा पाए तो भी बचाना ही होगा। हाँ, हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जान रहे या जाए, हमें हर हाल में इसकी रक्षा करनी होगी। मरते दम तक डटे रहना होगा। मैंने मोबेई के गवर्नर ऑफिस में संदेश भिजवा दिया है ताकि सेनापति हमारी मदद के लिए अपनी फौज भेज सके। संदेश तो भेज दिया है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि लियू नेंग की मौत के बाद मुझे पक्का यकीन है कि झांग हुआयान कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। वैसे तो नए साल के बाद राशन की पहली खेप बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। जो नई खबर मिली है उससे तो यही लगता है कि शुबोयान मारा जा चुका है। वो छोटा सा लंगफेक पास, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे 3 बेहतरीन कमांडरों को मार गिराया। हो छांगलांग जी सेनापति, अगर मैं तुम्हें लंगफेक पास पर हमला करने के लिए भेजूं, तो तुम्हें कितने सैनिकों की जरूरत पड़ेगी? मेरे आका, मुझे बस 1000 बेहतरीन सैनिक चाहिए, और अगर तुम उसे नहीं जीत पाए तो क्या? अगर मैं लंगफेक पास पर कब्जा नहीं कर पाया तो मैं अपना सिर आपके कदमों में रख दूंगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें इस हमले का मुख्य सेनापति बनाता हूँ। तुमान और बू लुओ तुम्हारे साथ उप सेनापति होंगे। 3000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर जाओ और 10 दिनों के बाद हमला कर दो। लंगफेक पास को मिट्टी में मिला दो। जो आज्ञा मेरे आका।
वूली और बोरजी, तुम दोनों 20-20 हजार की सेना लेकर जाओगे। लाओ लॉन्ग पास और छाओ थेन घाटी की तरफ आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें उन पर हमला करने की जरूरत नहीं है। बस मोबेई की मुख्य सेना को वहां उलझाए रखना। 3 दिन पहले मेरे अंगरक्षकों ने खबर दी थी कि राशन और मदद के लिए सेना कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। लगता है मेरा शक बिल्कुल सही साबित हो रहा है। इस बार न सिर्फ सेना का आना मुश्किल है, बल्कि राशन भी नहीं पहुंच पाएगा। अभी लंगफेग पास का राशन सिर्फ 5 दिनों तक ही चल सकता है। लगता है अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही होगा। एक तरफ हमें अपना राशन बचाना होगा और दूसरी तरफ कुछ लोगों को बाजार भेजना होगा ताकि वो आसपास के गांवों से अनाज खरीद सके। शुक्र है कि गवर्नर ने मुझे कुछ पैसे दिए थे जो सैनिकों को इनाम देने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन उत्तरी सीमा पर युद्ध की वजह से वहां के आम लोगों के पास भी खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं बचा है। अगर हम कुछ खरीद भी ले तो भी ये कोई पक्का इंतजाम नहीं है। अभी अभी खबर मिली है 1000 बेहतरीन घुड़सवार और 2000 खूंखार सैनिक 5 दिन पहले वो छिंग शहर के कैंप से निकल चुके हैं और वो सीधे लंगफेग पास की तरफ आ रहे हैं। और इस बार उनका मुख्य सेनापति हुओ छांगलांग है। ये आदमी थुओ बाली के 7 सबसे बड़े योद्धाओं में से एक है और इसका रुतबा 3रे नंबर पर है। पर सबसे बड़ी बात तो इसके पिता की है, हुओ हुवायन, जो पहले जोऊ साम्राज्य का सेनापति था। वो युन जोऊ का कमांडर हुआ करता था। जेंग युवान के 17वें साल में उसने हमारा नक्शा चुराया और हु कबीले से जा मिला। वो युद्ध की रणनीतियों में बहुत माहिर है। दुश्मन से हाथ मिलाने के बाद उसे दक्षिण पर हमले का मुख्य सेनापति बना दिया गया था। उसने उत्तरी सीमा के 13 शहरों को तबाह कर दिया था। अब हम सेना की मदद के भरोसे नहीं बैठ सकते। अब हम बस एक ही काम कर सकते हैं, युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहना। हमें अपने 500 सैनिकों के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। दुश्मन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में वो लंगफेग पास पहुंच जाएंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है? हमें ये लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए? हर साल शहर को बचाने के लिए ऐसी कई लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और बचने के जितने भी तरीके थे हम वो सब आजमा चुके हैं। पिछली बार जी बोर्डर ने दुश्मनों को जो जाल में फंसाया था वो वाकई एक कमाल की चाल थी, लेकिन ऐसी तरकीब सिर्फ एक ही बार काम आती है, दूसरी बार ये काम नहीं करेगी। जी बोर्डर, तुम ही बताओ क्या किया जाए? अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आता। ना पीछे से कोई मदद आ रही है और न ही राशन बचा है। हमारे 500 जवानों के सामने उनके 3000 खूंखार सैनिक हैं। तुम समझ सकते हो कि ये जंग कितनी मुश्किल होने वाली है। और कुछ छोड़ो, अगर दुश्मन सिर्फ इंतजार भी करे तो भी हमारे तीर और राशन अपने आप खत्म हो जाएंगे। सेनापति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे ये कहनी चाहिए या नहीं। लाओ वो, हम सब ने एक साथ कई जंगें लड़ी हैं। तुम्हारे मन में जो भी है बेझिझक कहो। सेनापति जी, हम कुछ 100 भाई यहाँ अपनी जान पर खेल कर डटे हुए हैं और ऊपर बैठे लोगों को हमारे जीने मरने की कोई परवाह नहीं है। क्या वाकई ये सब करने का कोई फायदा है? मैं जानता हूँ कि तुम सबके मन में क्या चल रहा है और मैं ये भी अच्छी तरह समझता हूँ कि आज हमारे महान जोऊ साम्राज्य पर सत्ता के भूखे मंत्रियों का कब्जा है। राजा की ताकत छिन चुकी है और सम्राट अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। हर जगह अमीर घरानों और जमींदारों का ही बोलबाला है। चाहे जैसे भी देखो, हमारा साम्राज्य बर्बादी की कगार पर खड़ा है। हमारा अंत नजदीक है। तुम लोगों की बात बिल्कुल सच है। हम यहाँ दुश्मनों से अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं और वो गवर्नर बस तमाशा देख रहा है। शायद हम सब यहाँ लंगफेग दर्रे में मारे जाएंगे और आखिर में हमारी लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। मुझे भी लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम इस जमा देने वाली ठंड में भी अपने देश की सरहदों की हिफाजत क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ उस गद्दी पर बैठे सम्राट के लिए नहीं है और न ही शाही परिवार के लिए है और न ही उन घमंडी रईसों के लिए है। हम यहाँ अपने देश के उन करोड़ों मासूम लोगों के लिए खड़े हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़े हैं। हम चाहे तो ये शहर छोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले मासूम लोगों का क्या होगा? उनका क्या? अगर हमारे सभी सैनिकों ने बिना लड़े ही पीठ दिखा दी तो हमारे देश के लोग उन वहशी दुश्मनों की तलवारों से बेरहमी से काट दिए जाएंगे। हमारी ये पावन धरती उन लुटेरों के घोड़ों की टापों तले कुचल दी जाएगी। हमारा पूरा देश तबाह हो जाएगा, हमारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा और हमारा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। हर तरफ सिर्फ मौत का मंजर होगा
और तब जिन मासूमों को बेरहमी से मारा जाएगा उनमें हमारे माता पिता, हमारी पत्नियां और बच्चे भी होंगे। तब सिर्फ हमारा सुख चैन ही नहीं छिनेगा, बल्कि हमारे वजूद की रीढ़ ही टूट जाएगी। भाइयों, अगर ये तय है कि हम इस दर्रे को नहीं बचा सकते, तो दुश्मनों को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। सेनापति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर उन दरिंदों को शहर में घुसना है तो उन्हें हमारी लाशों से होकर ही जाना पड़ेगा। हम सच्चे सिपाही हैं, हमें मौत से कैसा डर। और फिर अपने भाइयों के साथ शहीद होने से बड़ा फर्क क्या होगा। ये तो साफ है, जरूर झांग हुआन ही बीच में कोई अड़चन डाल रहा होगा। अगर चेन झेंजियांग खुद भी मोबेई जाकर सेना और राशन मांगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। वो सामने से तो हाँ कर देगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहाने बनाकर 10-15 दिन तक मामले को टालता रहेगा। और लैंगफेंग दर्रे के पास इतना वक्त नहीं है। और तो और हर दिन इन कुछ 100 जवानों का पेट भरना ही एक बड़ी मुसीबत है। किसी ने सच ही कहा है, सेना से पहले उसके राशन का इंतजाम होना चाहिए। जब खाने को ही कुछ नहीं है तो हम ये जंग कैसे लड़ेंगे। मैं जाऊंगा मोबेई। झांग हुआन ये सब मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से खड़ी कर रहा है। मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा, देखता हूँ कि क्या मैं हमारी दुश्मनी खत्म कर सकता हूँ। फिलहाल यही इकलौता रास्ता है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है, एक बार मोबेई पहुंच गए तो झांग हुआयान किसी भी वक्त तुम्हारी जान ले सकता है। मुझे पता है। झांग हुआयान लियोनिंग का बदला लेने के लिए मेरी जान चाहता है, लेकिन मुझे कम से कम एक कोशिश तो करनी ही होगी। और मेरी जान लेना उसके लिए इतना आसान भी नहीं है। नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं शियाओली को क्या मुंह दिखाऊंगा? चिंता मत करो, इस बार मैं खुद उसे बताऊंगा। एक जमाने में मार्क्विस डिंग्युआन ने सिर्फ 36 घुड़सवारों के साथ पश्चिमी क्षेत्रों को जीत लिया था। आज मैं जी बोर्डर अकेला ही जेदू हवेली जाऊंगा। आज से भाई लियांग हमारे कमांडर होंगे और चिन शियाओगेन तुम्हारी जगह लेगा। कमांडर? लेकिन आपका क्या? कमांडर, उस मंत्री झांग के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। आपका अकेले जेदू हवेली जाना बहुत खतरनाक है। कहो तो मैं कुछ भाइयों को आपके साथ भेज दूं? लांगफैंग काओ में महायुद्ध छिड़ने ही वाला है। यहाँ एक सैनिक की सख्त जरूरत है। और अगर वो सच में मुझे मारना ही चाहते हैं तो लांगफैंग काओ के इन 500 जवानों को साथ ले जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम सब याद रखना, ये युद्ध हमारे देश के अस्तित्व का सवाल है। अगर लांगफैंग काओ हमारे हाथ से निकल गया तो हुजिए के घुड़सवार सीधे अंदर घुस आएंगे और पूरे मध्य क्षेत्र को रौंद डालेंगे। तब पूरी उत्तरी सीमा तबाह हो जाएगी और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। जब से हम छोटे शीतों को घर लाए हैं, यह आंगन अब सच में एक घर जैसा लगने लगा है। बस अफसोस इस बात का है कि यह छोटा बच्चा हमेशा उदास रहता है और बात बात पर वहाँ गुमसुम बैठा रहता है। सू चिंग यान के पास भी इसका कोई हल नहीं है। स्वामी, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया?